Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस करने वाले हैं। हालांकि अभी आप लोगों के एग्जाम आपके ही कॉलेज में होंगे तो और आपके ही कॉलेज वाले फैकल्टी जो है पेपर सेट करेंगे तो इसमें ये भी है कि उनके माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है, एग्जामिनर के माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चंस दें। पर हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले जो है ज़्यादा प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन उन्हें पहले करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कम प्रायोरिटी वाले हैं वो लास्ट में आते जाएंगे। ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन ताकि अगर वही क्वेश्चन अगर डेफिनेशन में आए तो आप डेफिनेशन भी उससे से लिख सकें। अगर 5 नंबर में शॉर्ट नोट में आ जाए तो आप शॉर्ट नोट भी बना सकें उससे, और अगर 5 नंबर में भी आ जाए तो उससे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो पहला डिफरेंस है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डेफिनेशन डिफरेंस कुछ भी आ सकते हैं इससे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। मान लीजिए हमने पैरासीटामोल खाया तो हमारी बॉडी क्या करेगी उसके साथ, पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी, पेट से वो ब्लड में जाएगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि जहाँ उसको की जरूरत होगी, जिस भी रिसेप्टर पर उसकी जरूरत होगी वहां पर वो जाके, या जिस भी एंजाइम को उसकी जरूरत होगी वहां जाके वो एक्ट करेगा, उसका काम हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा उधर। और उसके बाद जब ये तो है नहीं कि हमने कोई ड्रग लिया तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो फिर एक्सक्रीट आउट भी होगा, बॉडी से बाहर भी निकलेगा, तो उसके बाद वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। तो ये क्या होता है, व्हाट डी से रखना है कि डी से डायनामिक्स, डी से ड्रग, ड्रग क्या करेगा बॉडी के साथ, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। तो इसमें वही है कि ड्रग क्या क्या चेंजेस लाएगा हमारी बॉडी के अंदर, वो सब होगा। मान लीजिए हमें बुखार है, हमने पैरासीटामोल लिया तो उससे क्या होगा, बुखार उतर जाएगा, तो वो एक तरीके का चेंज है, वो चीज होगी। इसका मतलब क्या है, हमने बता दिया कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, जो है बॉडी के अंदर कहाँ का मूवमेंट होगा ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स में। और पावर ऑफ और इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, फार्माकोडायनामिक्स मतलब जो ड्रग है वो क्या प्रभाव डालेगा हमारी बॉडी के ऊपर। मेन प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ये आप इससे याद रख सकते हो, ADME। ए से एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले हम जो भी लेंगे ड्रग वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी से, एब्जॉर्प्शन के बाद वो अलग अलग जहां भी उसकी जरूरत होगी वहां तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो उसका यूज कर लिया जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसका, और लास्ट में वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सब काम कौन कर रहा है, बॉडी कर रही है ड्रग के साथ। पर ड्रग क्या करेगा, उसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, कैसे वो काम करेगा। या तो किसी रिसेप्टर से, जैसे पेन, हमें पेन है और हमने पेन किलर लिया है तो वो किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड होगा ताकि हमें जो है पेन होना बंद हो जाए। तो या तो किसी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा या फिर किसी एंजाइम के फंक्शनिंग को वो रोक देगा। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब ड्रग क्या करेगा, मैकेनिज्म एक्शन क्या हो सकता है उसका, बाइंडिंग टू सम रिसेप्टर और ब्लॉकिंग एनी एंजाइम टू वर्क। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि किडनी एक्सक्रीट आउट कर देगी, ड्रग को बाहर निकाल देगी। पैरासीटामोल जो है बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, या फीवर खत्म कर देगा। इसके अलावा चलिए ये आ चुका होगा समझ में, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो काइनेटिक्स, और ड्रग डी से डायनामिक, डी से ड्रग, ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा वो है डायनामिक, फार्माकोडायनामिक। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अगला है एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड्स में क्या है, नाइट्रोजन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक सेकेंड। और ग्लाइकोसाइड्स में नाइट्रोजन, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता इनके स्ट्रक्चर के अंदर। कंपोजिशन क्या हो, किस किस चीज से मिलके बने होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या साल्ट्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है एल्कलॉइड्स के अंदर। ग्लाइकोसाइड्स दो चीजों का मिलके बना होता है, एक होता है शुगर मोइटी और एक होता है नॉन शुगर मोइटी। मोइटी मतलब पार्ट, एक शुगर पार्ट होगा उसके अंदर, एक नॉन शुगर पार्ट होगा। शुगर पार्ट को ग्लाइकोन बोल सकते हैं और
नॉन शुगर को एग्लाइकोन, ग्लूकोज से ग्लाइकोन याद रख सकते हो। जो भी एल्कलॉइड्स होंगे, अगर हाँ ये सिंपली मतलब सवाल आ सकता है, अगर ट्रू फॉल्स में आए किसी ड्रग का नाम दे देंगे, जैसे कि कैफीन दे देंगे, CAFFINE, तो वो पूछेगी कि ये, वो वहां पर लिखा होगा कि ये ग्लाइकोसाइड है, कैफीन इज ग्लाइकोसाइड। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जिसके पीछे भी INE आएगा वो क्या होगा, एल्कलॉइड्स। तो कैफीन के पीछे INE आ रहा है तो वो ग्लाइकोसाइड नहीं है, वो एल्कलॉइड्स है। तो इसके अंदर जो है सफिक्स जो है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, तो इसके अंदर INE वाला सफिक्स मिलेगा, पर ग्लाइकोसाइड में IN का वाला सफिक्स मिलेगा। इसके बाद जो है अपना एल्कलॉइड्स है, वो टेस्ट में बेटर होंगे और पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पर इनकी जो साल्ट्स हैं वो पानी के अंदर घुल जाएंगे। इसके अलावा जो है ग्लाइकोसाइड वो भी बेटर होते हैं टेस्ट में। जब वो टूटते हैं तो एक शुगर बनता है, उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस यील्ड शुगर, और इसकी जो है सोल्युबिलिटी वो वेरी करती है। क्यों वेरी करती है, अगर उसके अंदर शुगर वाला पार्ट ज्यादा है तो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा पानी के अंदर, पर अगर जो है एग्लाइकोन मोइटी है उसके अंदर ज्यादा, इसका प्रभाव ज्यादा है, नॉन शुगर का प्रभाव ज्यादा है, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन वगैरह इनके अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा। इसके अलावा एक बात और है, जो भी फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वही नॉन शुगर मोइटी करवाएगा। नॉन शुगर वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे डिजिटॉक्सिन है, तो इसके अंदर जो नॉन शुगर वाला पार्ट है वो ही हमारी बॉडी के अंदर जो है एक तरीके से दवाई वाला काम करेगा। एग्जाम्पल जैसे हो गए एट्रोपिन, मॉर्फिन, स्ट्रेक्नाइन और कैफीन, काफी एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देख सकते हो INE है, तो डिजिटॉक्सिन, डिजिऑक्सिन, डिजिऑक्सिन के बारे में सीधा पूछ लिया जा सकता है कि ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल दो, तो डिजिऑक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सियालागोग्स एंड एंटीसियालागोग्स, या सियालिक्स एंटीसियालिक्स भी बोला जा सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। सियालिक्स, SIALICS। तो सियालोगोग्स क्या होते हैं, स्लाइवा की सिक्रीशन को जो बढ़ा दें, एजेंट्स दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ स्लाइवा या स्लाइवरी सिक्रीशन को बढ़ा दें, उन्हें क्या बोलेंगे, सियालागोग्स। और जो स्लाइवा की सिक्रीशन को कम कर दे उसे बोलेंगे एंटीसियालागोग्स। डाइजेशन पर क्या प्रभाव डालेंगे, मान लीजिए अगर हम खा रहे हैं, तो एक चीज है हमारी बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजी हमारी ऐसी है, मान लीजिए हम खा रहे हैं या कुछ हमने स्वादिष्ट भोजन देखा, तो उससे सलाइवा ज्यादा आएगा, मुंह के अंदर सलाइवा आएगा, वही सलाइवा आगे जाके हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका भी सिक्रीशन करवाएगा, एक तरीके से वो उनको भी सचेत करवा देगा, या उनको भी बोलेगा कि अभी खाना खा रहे हैं हम, जाके तुम भी अपना जो है सिक्रीशन निकाल दो, स्टमक से भी बोलेगा कि अपना गैस्ट्रिक जूसेस तुम निकाल दो ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो अगर सियालागोग्स देंगे हम, जो है स्लाइवा का सिक्रीशन बढ़वाएंगे, तो क्या होगा, भूख लगेगी और डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि पाचन शक्ति जो है हमारी वो बढ़ेगी। इसके अलावा एंटीसियालोगोग्स में उल्टा काम होगा, वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को कम कर देगा, और मोस्टली हम कब यूज करते हैं इसको, सर्जरी के टाइम पर यूज करते हैं। सर्जरी के टाइम पर क्यों यूज करते हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए किसी एनिमल की सर्जरी हो रही है, उसको अच्छा खासा, एक तो जो है अपने जो भी हम एनेस्थेसिया वगैरह देते हैं, तो उससे जो हमारी स्लाइवरी मतलब बॉडी के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, स्लाइवा ज्यादा रिलीज होता है, तो उससे पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं, जो कि क्या करवाते हैं कि स्लाइवा के सिक्रीशन को रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं, क्यों जरूरत है स्लाइवा की सिक्रीशन की, अभी अगर हम कॉन्शियस होंगे, हम जो है बेहोश नहीं हुए होंगे, तो अपना निगलते रहेंगे स्लाइवा को, पर अगर एक एनिमल है जिसकी सर्जरी चल रही है, वो बेहोश है, तो जरूरी थोड़े है कि वो स्लाइवा निगला ही नहीं जाएगा, अगर निगला जाए तो मान लीजिए वो अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो चोक हो जाएगा, मतलब या निमोनिया हो जाएगा, तो जिससे और बैक्टीरिया वगैरह भी साथ में चले जाएंगे, स्लाइवा मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सब क्या करेंगे कि अपना जो है विंड पाइप के अंदर इन्फेक्शन वगैरह पैदा कर देंगे। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हम क्या देते हैं, उन्हें एंटी देते हैं सर्जरी से पहले। कैसे काम करते हैं सियालागोक्स, कैसे काम करते हैं, एक तो जैसे हमने जैसे संतरा खाया या फिर मौसम्बी खाई,
तो या अगर आप इसका ख्याल भी लाओगे, इमली का ख्याल भी लाओगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो क्या होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्स, टेस्ट रिफ्लेक्स, मतलब जो हमारी टेस्ट बड्स हैं उनके अंदर इरिटेशन पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे चल के जो है हमारा नर्व्स के थ्रू जाके ब्रेन में पता चल जाता है कि हमें और ज्यादा जो है सलाइवा का सिक्रीशन करवाना है। एक होते हैं ऐसे ड्रग होंगे दूसरे जो सीधे जाके नर्व्स के ऊपर ही एक्ट करेंगे, तो या तो वो नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देंगे या फिर टेस्ट बर्ड को रिफ्लेक्स दे देंगे, टेस्ट बर्ड को इरिटेट करेंगे या इरिटेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से जो है सिक्रेशन आगे जाके हमारे मुंह में आएगा, यानी कि स्लाइवा का सिक्रेशन होगा। ऐसा ही जो है एंटीसियालागुक्स में ये उसका उल्टा करेगा, या तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग को जो है डिप्रेस कर देगा, रिसेप्टर्स को मतलब एक तरीके से ऐसा कर देगा कि जैसे स्विच ऑन ऑफ का काम होता है। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, स्विच ऑन ऑफ। अगर स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, लाइट जलेगी, ऑफ कर दिया तो लाइट बुझ जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही बॉडी के अंदर होते हैं, या तो ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी फंक्शन को ऑफ कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस को चालू कर देते हैं। तो जो एंटी सियालोगोस हैं वो क्या करेंगे, डिप्रेस कर देंगे पैरासिम्पैथिक नर्व एंडिंग्स को, या फिर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो ये ऐसे काम करेंगे। इसके अलावा कहाँ यूज कर सकते हैं हम, इंडिकेशंस लिखा सकता है। तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि कब यूज करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्यों मतलब यूज नहीं करना है इस केस में। तो ये वर्ड कॉमनली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यूज इन डाइजेशन, अगर किसी को बदहजमी हो रखी है तो हम उसको सियालागोक्स दे सकते हैं। अगर किसी को एनोरेक्सिया है यानी कि वो खाना खा पी नहीं रहा है तो भी हम उसको एनोरेक्सिया सॉरी सॉरी जो अपना सियालागोक्स दे सकते हैं, ताकि उसका खाना जो है उसको भूख लगे। इसके अलावा एंटी सियालागोक्स कब देते हैं, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो है इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो देते हैं, या प्री एनेस्थेसिया में भी जो है एंटीसियालागोक्स देते हैं। पीछे बताया था कि क्यों देते हैं क्यों नहीं देते। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है, ये 3 तरीके से काम करता है, पर अभी के लिए हम एक चीज समझ लेते हैं। जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह में जो अपना स्प्रे वगैरह करते हैं खेतों में जो है तो उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिलता है। तो इसकी पॉइजनिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है सिक्रीशंस बढ़ने लग जाते हैं, मुंह से भी ज्यादा सलाइवा आएगा, और जो अपना ये है दूसरा क्या बोलते हैं इसे, ट्रैकिया के अंदर भी ज्यादा सिक्रीशन होने लग जाएगा। तो बॉडी के अंदर सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनसे क्या हो सकता है, ट्रैकिया के अंदर जो है अगर विंड पाइप के अंदर ज्यादा सिक्रीशन होंगे तो जो है अपना ब्लॉक चोक हो सकता है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीजों के कारण इन सब को रोकते कौन है, जैसे एट्रोपिन है वो इस सब को रोक देता है। तो इतना ही है आपके रेलेवेंट, तो कि एंटीसियालागोक्स पॉइजनिंग में देंगे, पॉइजनिंग के केस में देंगे जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस, या प्री एनेस्थेसिया के टाइम पर देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पाइलोकैरपाइन, ये डायरेक्ट जो है नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा ये वाला ड्रग। जिंजर जो है अपने मुंह के अंदर इरिटेशन जो है करवाएगा, जिससे रिफ्लेक्स जो हो जाएगा इसकी ज्यादा और सलाइवा सिक्रीट हो। इसके अलावा एंटीसियालागोक्स के एग्जांपल हो गए जैसे कि एट्रोपिन हो गया, बेलाडोना हो गया। काफी इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद है एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स। एमेटिक्स का को जाने से पहले एक वर्ड होता है एमेसिस, EMESIS। तो एमेसिस का मतलब क्या होता है, एमेसिस का मतलब होता है वोमिशन यानी कि उल्टी। तो एमेटिक्स ऐसे ड्रग है जो कि उल्टी करवाएंगे, एंटी एमेटिक्स यानी कि उल्टा, जो कि उल्टी को होने से रोकेंगे। तो फंक्शन क्या होता है एमेटिक्स का, इंड्यूस वोमिशन, और एंटीएमेटिक्स का स्टॉप्स और प्रिवेंट्स वोमिशन, यानी कि या तो रोक देंगे या होने ही नहीं देंगे जो है वोमिशन को, उल्टी को। यूज केस, किस लिए करवा उल्टी को क्यों करवाना है, या किस केस में हम जो एमेटिक्स देंगे। अगर किसी ने जहर खा लिया है या फिर कुछ ऐसा गलत सलत खा लिया है तो उसको बाहर निकलवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एमेटिक्स देंगे। एंटीएमेटिक्स किस केस में देंगे, उल्टी ना हो किस केस में देंगे, या तो जैसे मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस जानते होंगे आप लोग, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं एक बार। जैसे कि आप लोगों ने, आपकी मम्मी दादी या आप खुद को भी हो सकता है, तो अगर कहीं सफर कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो
उल्टी जैसा महसूस होता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो एनिमल्स के अंदर भी जैसे काऊ तो नहीं, कैट डॉग को हम अगर कहीं लेके जा रहे हैं तो उनको भी जो है उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए जो है, मोशन सिकनेस ना हो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटीएमेटिक्स ड्रग्स जो है दे सकते हैं। अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो रखी है अपने पेट की, उसको बार बार उल्टियां ही आ रही हैं, स्टमक की इन्फ्लामेशन है, गेस्ट्राइटिस जिसे बोलते हैं, तो उसको बार बार उल्टी आ रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंटीएमेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं। या किसी और वजह से उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए हम उसको एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अभी पीछे बताया था, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं देना है एमेटिक्स, कब नहीं देने हैं, एंटीएमेटिक्स कब नहीं देने हैं। तो डू नॉट यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, तो कोई पहले से बेहोश है तो उसके अंदर क्या नहीं करना है, हमें उसको जो है एमेटिक्स नहीं देने हैं। बेहोश है तो वो अगर उल्टी मान लीजिए आने भी लगी, तो उसका हो सकता है मुंह खुले ना खुले और सारा सारा जो है स्टमक का कंटेंट उसके विंड पाइप में चला जाए, तो बेहोशी में हम उसको एमेटिक्स नहीं देंगे। दूसरा, अगर कोई कोरोसिव पॉइजनिंग हो रखी है, मतलब ऐसी कोई एसिड वगैरह मतलब खा रखी है या ऐसा कुछ है, तो अगर वो फिर से हम उसको एक बार तो उसने खा लिया, अगर उसको फिर से अगर हम उल्टी करवा के निकलवाएंगे तो क्या करेगा, पूरे पूरे जो अपने इसोफेगस है या पूरे पूरे इस पार्ट को क्या कर देगा, उसको भी जला देगा, उसको उसकी वॉल को भी डिग्रेड कर देगा। तो उसको रोकने के लिए कोरोसिव का मतलब जानते होगे ना, कि किसी की वॉल को ही तोड़ फोड़ कर दे, या जैसे कोस्टिक साल्ट वगैरह खा लिया, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसको एमेटिक्स नहीं देंगे, पहले उसको डाइल्यूट करेंगे, या तो मिल्क दे देंगे या फिर वाटर दे देंगे कुछ अमाउंट में, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। इसके अलावा एंटीएमेटिक्स कब नहीं देने हैं, इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डू नॉट यूज इफ द कॉज ऑफ वोमिशन इज अननोन, अगर हमें पता नहीं है कि किस वजह से उल्टी हो रही है और हम उसको रोक दें, तो ऐसे केस में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए वो उसने कुछ गलत सलत ही खा रखा हो, कुछ पॉइजन ही खा रखा हो और अपने आप उसको उल्टियां हो रही हो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स से, तो और हम उसकी उल्टियां रोक दें, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। जब तक हमें कोज का नहीं पता तब तक उसको हमें एंटीएमेटिक्स नहीं देनी है। मैकेनिज्म मतलब कैसे काम करता है, जो एमेटिक्स है वो कैसे काम करेंगे, तो स्टिमुलेट्स द CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर भी मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए हमने कुछ जहर खा लिया, तो हमारी खुद की बॉडी का भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म है उसको ओवरकम करने का, उससे जो है बचने का। तो उसमें क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब होके खून से होते हुए अपने ब्रेन में जाएगा। तो ये जो CTZ है, ये वाला जो अपना सेंटर है, यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, तो सीधा ब्लड इसके साथ कांटेक्ट में आता है, इसको फिर हमारी ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन है। फिर वो क्या करेगा, वो जो है जो भी उसका प्रॉपर सिग्नल वगैरह भेजेगा कि उल्टियां हो, तो वो क्या करवा देगा, जो है उल्टी करवा देगा। तो या तो कुछ ऐसा ड्रग दे जो सीधा कहाँ पर जाके यूज हो, कीमोरिसेप्टर CTZ पर यूज हो जाके, मतलब उसके ऊपर एक्ट करे और उससे बोले कि हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन है, तो उल्टी इंड्यूस करवा दे, उल्टी यहाँ शुरू करवा दे। या इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा दे हम जिससे जो है हमारे स्टमक की वॉल है वो इरिटेट हो, अगर स्टमक की वॉल में इरिटेशन होगा तो वो भी वोमिशन करवा देगा। तो ऐसा ऐसे कुछ दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो सीधा जाके जो है ब्रेन में एक्ट करे, मेडुला ओब्लेगेंटा पर जो है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वहां पर जाकर एक्ट करे, या फिर जो है स्टमक के ऊपर स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करे, जिससे क्या हो उल्टियां शुरू हो जाएं। ये क्या एंटीएमेटिक्स कैसे काम करेंगे, इसका वही काम है, अगर एक चीज स्टिमुलेट करी थी दूसरी डिप्रेस कर देगी, तो जो CTZ है या तो उसको सीधा जाके उसको डिप्रेस कर दे कि उल्टियां नहीं करवानी है, उस जो है सिग्नल आगे जाने बंद हो जाए कि उल्टी करवाना करवाना रोक दे, हम इसको इस जोन को डिप्रेस कर देंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर स्टमक की वॉल में कुछ इरिटेशन हो रखा है, तो उसकी वॉल के ऊपर प्रोटेक्टिव लाइनिंग के लिए कुछ ऐसे ड्रग दे दें कि वो उसके वॉल के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लाइनिंग बन जाए और इरिटेशन होना रुक जाए। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं एमेटिक्स के, जैसे एपोमोर्फिन, साल्ट वाटर, ये तो आप लोगों ने आम भाषा में मतलब नॉर्मली सुना ही होगा कि अगर किसी को उल्टियां शुरू करवानी है, जहर वहर खा लिया, तो उसको साल्ट वाटर नमक वाला पानी दे दिया जाए, या मस्टर्ड पेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीएमेटिक्स में कौन कौन से ड्रग हैं, मेटोक्लोप्रेमाइड या क्लोरप्रोमेजिन, क्लोरप्रोमेजिन याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, दोनों ही याद करने पड़ेंगे वैसे तो।
तो ये थे एमेटिक्स एंटीएमेटिक्स, कैसे होता है, किस केस में देना है, किस केस में नहीं देना है, ये सब हमने देखा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ गया है लैक्सेटिव्स और परजेटिव्स। काफी सिमिलर सी ही चीजें हैं, पर एक खास डिफरेंस है जो हमें देखना होगा। लैक्सेटिव्स कब देते हैं? लैक्सेटिव्स होते क्या हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, कब्जी हो रखी है एनिमल को, तो उसकी कब्जी को खत्म करने के लिए हम उसको लैक्सेटिव्स देते हैं, ताकि उसका जो है स्टूल है वो हार्ड ना होकर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो एक्शन कैसा होगा इसका? माइल्ड एक्शन हो गया। लैक्सेटिव्स का एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? माइल्ड होगा, यानी कि कुछ ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का काम करेगा ये, मतलब। और जो है अपने स्टूल को, यानी कि फीकल मटेरियल को, फिसिस को क्या करेगा, वो सॉफ्ट कर देगा, ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए। परजेटिव्स या कैथलेटिक्स किसे बोलेंगे? ये करेंगे, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन इनका। इसमें तो सॉफ्ट स्टूल पास होगा, पर परजेटिव्स में क्या होगा, बिल्कुल पानी वाला वोटरी जो है अपना, कंसिस्टेंसी जो उसकी वोटरी होगी, और पूरी पूरी आपको वो साफ करता हुआ लाएगा। ऐसा ड्रग है, मतलब अच्छा खासा साफ करते हुए पूरी के पूरे इंटेस्टाइन को साफ करता हुआ ये लेकर आएगा, ऐसे ड्रग होंगे। तो इसका माइल्ड एक्शन होता है जो कि प्रोमोट करता है सॉफ्ट स्टूल को। परजेटिव्स का जो एक्शन होता है वो रेस्टिक होता है या स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, जो कि वाटरी इवैक्यूएशन करवा देता है, यानी कि पानी जैसा जो है फीकल मटेरियल बाहर आएगा, स्टूल बाहर आएगा। क्यों कब कर देते हैं हम लैक्सेटिव्स? कब देते हैं? अगर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो उससे रिलीफ पाने के लिए, उसको उससे छुटकारा पाने के लिए हम उसको क्या देंगे? लैक्सेटिव्स। परजेटिव्स कब देंगे? या तो कोई पॉइजनिंग हो रखी है, सर्जरी के टाइम पर हम इसको जो है परजेटिव्स दे सकते हैं। यूज्ड फॉर क्लीनिंग द बोल। बोवल किसे बोलते हैं? बोवल मूवमेंट्स, या जो भी वर्ड है आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फीकल मटेरियल से ही होता है बोवल मूवमेंट, यानी कि फीकल मटेरियल का जो है बॉडी से बाहर आना। तो बोवल को जो है रिमूव करने के लिए सर्जरी से पहले या पॉइजनिंग के केस में हम इसको परजेटिव्स दे सकते हैं। कैसा इफेक्ट करेंगे, जो है कैसे काम करेंगे, क्या इफेक्ट करेंगे इंटेस्टाइन पर? तो लैक्सेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, जो वाटर का कंटेंट है इंटेस्टाइन के अंदर वो बढ़ा देंगे, ताकि वो स्टूल है जो है सॉफ्ट हो जाए। परजेटिव्स क्या करेंगे? इंटेस्टाइन को इरिटेट करेंगे, ताकि बहुत सारा जो है पानी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए, और सारा सारा जो है अंदर का फिकल मटेरियल है वो बाहर आ जाए, सारा का सारा बिल्कुल साफ हो जाए। टाइमिंग क्या होगी? जो है अपना लैक्सेटिव्स है वो लंबा टाइम लेंगे काम करने के लिए, पर जो परजेटिव्स है वो जल्दी से काम कर देंगे, कुछ ही घंटों में अपना काम कर देंगे। इसके बाद एग्जांपल्स हैं जैसे आइसबगोल या ब्रान। ब्रान क्या होता है? चोकर, जो कि अपना क्या होता है, गेहूं के बारीक का जो आप लोगों ने छलनी से छानते हुए आटे वगैरह को, तो उसके ऊपर जो रह जाता है उसको ब्रान बोलते हैं। या लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे। लिक्विड पैराफिन, पैराफिन एक तरीके से जो है तेल जैसा ही समझ लीजिए, एक तरीके से ऐसा कुछ होता है, तो वो भी सॉफ्ट कर देगा। परजेटिव्स के एग्जांपल में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मेगा सल्फ हो गया, मैग्सल्फ, मैग्नीशियम सल्फेट, या कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। ये लार्ज डोज में देंगे तो क्या होगा? परजेटिव की तरह काम करेगा, बिल्कुल जो है हाथों को साफ कर देगा। आ चुका हुआ लैक्सेटिव का काम थोड़ा सा कब्जी को ठीक करना है, इसका बिल्कुल वोटरी कंसिस्टेंसी वाले स्टूल को बाहर निकालना है, मतलब बिल्कुल साफ कर देना है इंटेस्टाइन को। इरिटेशन करेगा ये, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा बढ़ा देगा। आ चुका होगा ये समझ में। अगले पर चलते हैं। एक होता है यूरिनरी एल्कलाइजर। एल्कलाई किसे बोलते हैं? जिसके अंदर जो है पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो। एसिडिफायर, जो कि पीएच की वैल्यू जिसमें 7 से कम हो। तो काम क्या होगा? यूरिनरी, यूरिन को एल्कलाइनाइज करेंगे, यानी कि यूरिन का पीएच जो है बढ़ा देंगे। एसिडिफायर में क्या करेंगे? यूरिन का पीएच जो है वो कम कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या चीजें हैं ये। फंक्शन इंक्रीज यूरिन पीएच मेक्स यूरिन एल्कलाइन। जो यूरिन का पीएच जो है ये बढ़ा देंगे, यूरिन को एल्कलाइन कर देंगे। यूरिन एसिडिफायर्स डिक्रीज पीएच ऑफ यूरिन, या यूरिन को एसिडिक बना देंगे। इसके अलावा पीएच ये 7 से ज्यादा कर देंगे, ये 7 से कम कर देंगे। वही बात है, 7 पर तो न्यूट्रल रहता ही है, 7 से कम होगा तो एसिडिफायर बोल देंगे, और 7 से ज्यादा कर देते हैं यूरिन का पीएच तो उसे यूरिन एल्कलाइजर बोल देंगे। काम कहाँ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो टू डिजोल्व यूरिक एसिड स्टोन्स और सिस्टाइन स्टोन्स, तो यूरिक एसिड स्टोन्स या सिस्टाइन जो स्टोन्स है, इनको जो है पिघलाने के लिए, मान लीजिए पथरी जिसे बोलते हैं हम, तो उनको पिघलाने के लिए हम यूरिनरी एल्कलाइजर्स देते हैं। एसिडिफायर्स कि कौन से तरीके के स्टोन्स को, स्ट्रूवाइड या फॉस्फेट स्टोन्स को जो है अपना पिघलाने के लिए, डिसोल्व करने के लिए उनको देंगे। इसके लिए इस टाइम पर आप एक चीज और जान लें, तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो यूरिन है वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में, यानी कि उनका पीएच, यूरिन का पीएच है, जो भी हर्बीवोर्स होते हैं उनके यूरिन का पीएच जो है वो हाई होता है, अल्कलाइन होता है। तो उनके अंदर कौन से वाले जो है अपने स्टोन बनेंगे, उनके अंदर बनेंगे स्ट्रूवाइड और फॉस्फेट स्टोन्स बनने के ज्यादा चांस रहेंगे। पर जो अपने हैं कार्निवोर्स है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, इनका यूरिन होता है अपना एसिडिक, तो इनके अंदर कैसे स्टोन्स बनने की चांसेस रहेंगे, यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं, सिस्टाइन स्टोन्स बन सकते हैं। तो उसका उल्टा अगर एल्कलाइजर में, तो एसिडिक वाले स्टोन्स, और जो है एसिडिफायर्स किस में देंगे हम, रूमिनेंट्स वगैरह या हर्बीवोर्स के अंदर देंगे, तो उनके जो एल्कलाइन वाले जो स्टोन्स हैं वो ठीक हो जाए। और कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम इसको, एल्कलाइजर्स को, मान लीजिए अगर पेशाब करते हुए एनिमल को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन या जलन मच रही है, तो उस केस में हम उसको एल्कलाइजर्स देंगे। और क्यों देते हैं, जैसे अगर एसिडिक है अपना यूरिन तो क्या होगा, ज्यादा जलन मचेगी, ज्यादा इरिटेशन कराएगा, तो उस टाइम पर हम उसको क्या देंगे, यूरिनरी एल्कलाइजर्स। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में हम क्या देंगे, एसिडिफायर्स। तो क्या होता है कि कुछ जो अपने ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करती हैं, तो उस केस में हमें क्या देना पड़ेगा उसको, साथ में यूरिनरी एसिडिफायर्स भी देने पड़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, ताकि इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। एग्जांपल्स क्या हो गए, पोटेशियम सिट्रेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तो याद ही रह ही सकता आप लोगों को। इसके अलावा एसिडिफायर्स के एग्जांपल क्या हो गए, अमोनियम क्लोराइड हो गया, मिथियोनाइन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला है अपना एक्सपेक्टोरेंट्स और एंटीटूसिव। एक्सपेक्टोरेंट्स वो वाले ड्रग होते हैं जो कि अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है, ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जो है म्यूकस को थिन कर देगा, यानी कि जो है ज्यादा अपना ज्यादा साफ करवाएगा ये अपने। अगर मान लीजिए किसी को खांसी हो रखी है जिसके अंदर अपना बलगम या आ रहा है, या सेप्टम जिसे बोलते हैं वो आ रहा है, तो उसको साफ करवाएगा, उसको और ज्यादा पतला करवा देगा, ताकि जल्दी जल्दी साफ हो जाए हमारी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक से। एंटीटूसिव क्या करेगा, जैसे सूखी खांसी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब कुछ तो कुछ बलगम वगैरह या सिम्टम तो आता नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको एंटीटूसिव देंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। एजेंट्स दैट हेल्प इन एक्सपेलिंग सेप्टम और म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो जो कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एक्सपेल करवाते हैं, बाहर निकलवाते हैं सेप्टम या म्यूकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक से। एजेंट्स दैट सप्रेसेस और स्टॉप्स कफ रिफ्लेक्स, तो खांसी के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनको जो है कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा कैसे कफ में कौन सा ड्रग देंगे, तो इस ड्रग में जैसे कि अपना है एक्सपेक्टोरेंट्स, जो है हम उसको प्रोडक्टिव कफ के अंदर देंगे, यूज फॉर प्रोडक्टिव कफ, वेट कफ और विद सेप्टम। मतलब कि अगर बलगम या अगर अपना कुछ सिक्रेशंस आ रहे हैं, सेप्टम आ रहा है, तो उस केस में हम देंगे इसको एक्सपेक्टोरेंट्स। पर अगर सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो उसको उस केस में हम क्या देंगे, एंटीटूसिव्स उसको देंगे। इरिटेटिंग कफ विदाउट सेप्टम, तो ऐसा कफ आ रहा है जो कि बार बार आ ही रहा है, मतलब खांसी बार बार आ रही है, पर कुछ प्रोडक्टिव जो है कफ जो है प्रोडक्टिव नहीं है, सिम्टम आ नहीं रहा है, तो उस केस में हम उसको देंगे एंटीटूसिव्स। मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे काम करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, दे डिक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो है घटा देंगे, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन जो है घटा देंगे, जो अपना म्यूकस है उसको और पतला कर देंगे, तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी सारा का सारा जो है अपना अंदर भी जितना भी चीज, एक तरीके से जो भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में चिपका हुआ है, उस सब को बाहर निकाल देंगे, उस सब म्यूकस को बाहर निकाल देगा।
उसके अलावा जो है एंटीट्यूसिव्स हैं वो कैसे काम करेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि जो कफ सेंटर है ब्रेन के अंदर, मेडुला के अंदर, उसको डिप्रेस कर देंगे, उसको एक तरीके से कुछ टाइम के लिए हम स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ समझ सकते हो, डिप्रेस कर देंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस यानी कि सावधानियां क्या क्या बरतनी है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स जो है अपने, वो हमें ड्राई कफ के केस के अंदर नहीं देने हैं, क्योंकि अगर कुछ आ ही नहीं रहा है तो किस लिए देंगे जो है अपना एक्सपेक्टोरेंट्स। तो जो एक्सपेक्टोरेंट्स है वो ड्राई कफ में नहीं देंगे। पर जो है अगर मान लीजिए अपना है कफ सेप्टम आ रहा है, फेल्गम आ रहा है, बलगम आ रहा है कफ के अंदर खांसते वक्त, तो उस केस में हम एंटीटूसिव नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर एंटीटूसिव अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, वो खांसी रुक जाएगी और सारा का सारा जो गंद है अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, ट्रैकिया के अंदर जो भी गंद है वो वहीं रह जाएगा। तो उससे और ज्यादा जो केस है वो खराब हो जाएगा या सीवियर हो जाएगा। तो शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव कफ्स, म्यूकस विल एक्यूमुलेट इनसाइड। अगर हम उसको प्रोडक्टिव कफ के टाइम पर एंटीटूसिव देंगे, प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट क्या आएगा, ये ऐसे ही याद रख सकते हो। तो म्यूकस नहीं आएगा। अगर म्यूकस आ रहा है तो हम उसको क्या नहीं, एंटीट्यूसिव नहीं देंगे, वरना वो जो म्यूकस है वो अंदर ही जो है इकट्ठा हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, विसाका हो गया, गुआनाफेसियन हो गया, आई गेस जो है पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। एंटीट्यूसिव के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, कोडीन हो गया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हो गया। तो ये एंटीट्यूसिव के जो है एग्जांपल है। एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या होगा ये आप समझ ही गए होंगे किस केस में देना है, ये प्रोडक्टिव केस में देना है, एंटीट्यूसिव जो है ड्राई कफ के केस में देना है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स ही होते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक मतलब रोक देना, स्टैटिक आपने मोशन वगैरह में भी देखा होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो स्टैटिक का मतलब है जो कि खड़ा रहेगा एक जगह पर, एक जगह से हिलेगा नहीं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होगा इसके अंदर वो देखेंगे। और बैक्टीरिसाइडल, साइडल जैसे सुसाइड होता है, होमिसाइड होता है, तो साइड का मतलब क्या होता है, मारना। तो बैक्टीरिया को मार देंगे वो वाले ड्रग क्या होंगे, बैक्टीरिसाइडल। पर जिसके अंदर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी ग्रोथ, उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। काम कैसे करते हैं ये देखते हैं अभी हम, ये लोग बैक्टीरियोस्टैटिक कैसे काम करते हैं और बैक्टीरिसाइडल जो है वो कैसे काम करते हैं। सो एजेंट्स दैट इनहिबिट और स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसे एजेंट जो कि अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। पर ऐसे एजेंट्स जो कि डायरेक्टली मार ही देते हैं बैक्टीरिया को, उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिसाइडल। हमारी बॉडी का, हमारी इम्यून सिस्टम का क्या रोल रहेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या रोल रहेगा और बैक्टीरियोसाइडल में क्या रोल रहेगा, ये देखते हैं अभी। होस्ट होस्ट जो इम्यून सिस्टम, होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर बीमारी हो रखी है उसे बोलते हैं होस्ट। तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इनहिबिटेड बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होगा, उसकी ग्रोथ तो रोक दी हमने, अभी और ज्यादा ग्रो तो नहीं हो रहा, मतलब जितने हमारे खून के अंदर बैक्टीरिया थे वो तो है, पर अब वो ग्रो नहीं हो रहे। पर जो है उनको खत्म करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है, काम करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, होस्ट के इम्यून सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ताकि जो है इसको बैक्टीरिया को खत्म करा जा सके। पर जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स होते हैं, दे कैन वर्क इफेक्टिवली इवन इन होस्ट विद ए वीक इम्यून सिस्टम। तो ये ऐसे मतलब और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर किसी एनिमल का जो है इम्यून सिस्टम ही वीक है तो उसके अंदर हम उसको क्या देंगे, एंड बैक्टीरियासाइडल्स ड्रग जो देंगे, क्योंकि बैक्टीरियासाइडल क्या है, इसमें हमें होस्ट के जो इम्यून सिस्टम की जरूरत है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही अपने आप ही जो है बैक्टीरियाज को मार देगा। काम कैसे करेंगे, मैकेनिज्म क्या होगा बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स का, क्या मैकेनिज्म होगा,
यूजुअली एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। तो जो भी अपने बैक्टीरिया है उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देंगे या उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको रोक देंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। बट जो ये अपने बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, ये यूजुअली या तो सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे या डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बैक्टीरिसाइडल ऐसे काम करेंगे। क्यों, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी जो है अपना बैक्टीरिया है उसके अंदर काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे सोल्यूट की अंदर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो क्या होगा कि सारा सारा हमारे खून से या बॉडी फ्लूइड क्या उसके अंदर चला जाएगा और वो फट जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाकी इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब दोबारा ऐसी चीज हो सकती है या नहीं। इफेक्ट इज रिवर्सिबल इफ ड्रग इज स्टॉप्ड एंड बैक्टीरिया मे ग्रो अगेन। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल होता है। अगर मान लीजिए हमने ड्रग देना छोड़ दिया और हमारे होस्ट के जो है इम्यून सिस्टम ने उनको मारा नहीं, तो बैक्टीरिया फिर से भी ग्रो कर सकते हैं। पर जो बैक्टीरिसाइडल है उसका जो इफेक्ट होगा वो इरिवर्सिबल होगा, एक बार मार दिए तो मार दिए, अभी कोई चिंता नहीं करनी। इफेक्ट इज रिवर्सिबल, बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड परमानेंटली, जो बैक्टीरिया वो परमानेंटली मार दिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, क्लोरम्फेनिकोल है, ये सारे जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। पर जो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन है, ये सारे ड्रग जो है बैक्टीरिसाइडल है। पेनिसिलिन याद रख सकते हो बैक्टीरिसाइडल है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। एक एक दो दो जो है एग्जांपल तो याद रखने ही पड़ेंगे आप लोगों को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं अपने नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स। तो कैसे काम करते हैं, क्या होता है तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, ब्रॉड का मतलब देखो आप, ब्रॉड का मतलब काफी ज्यादा चौड़ा, नैरो मतलब संकरा यानी कि पीड़ा एक तरीके से। तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ कम ही काम करेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ज्यादा ही काम करेगा। तो क्या काम होता है, किल्स ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ मार सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी। अगर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता तो अभी के लिए आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालना, फिर एक वीडियो बना देंगे उसके अंदर हम बता देंगे ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी ये जो ड्रग है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देते हैं और ग्राम नेगेटिव को भी। पर जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो एक स्पेसिफिक टाइप के जो है बैक्टीरिया को मारते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव को ही मारेंगे या फिर ग्राम नेगेटिव को ही मारेंगे। तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक ही चीज, एक ही तरह की चीज को मारेंगे, एक ही तरह के जो बैक्टीरिया उनको मारेंगे, या तो ग्राम पॉजिटिव को मार सकते हैं या ग्राम नेगेटिव को मार सकते हैं। पर जो अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं वो या तो क्या है अपने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो सबको मार देंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यूज कब कौन सा कब करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कब यूज करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का यूज तब करना है जब हमें पता नहीं हो कि कौन से जो है बैक्टीरिया, कौन सा जो बैक्टीरिया इसने मतलब किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, किस कौन सा बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर है, या कौन सा बैक्टीरिया जो है डिसीज करवा रहा है। अगर जब उसका पता नहीं होगा तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे। पर अगर हमें पता है कि ये स्ट्रेंगल्स का केस है या फिर मान लीजिए कोई और केस है जैसे स्ट्रेंगल्स या एंथ्रेक्स के केस में ग्राम पॉजिटिव है, तो हम वैसा ड्रग्स देंगे। हालांकि जो है इनके अंदर दोनों ही बीमारियों के अंदर जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, स्ट्रेंगल्स में होता है ग्लैंडर्स में नहीं करते हैं, तो सॉरी ग्लैंडर्स में नहीं करते हैं और एंथ्रेक्स में भी नहीं करते हैं, मर ही जाता है एंथ्रेक्स में तो एनिमल। हालांकि अभी के लिए जब हमें पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हम उसको नैरो स्पेक्ट्रम देंगे, ग्राम नेगेटिव है तो भी नैरो स्पेक्ट्रम देंगे, जो वैसे ही जो है बैक्टीरिया को मार देंगे। पर हमें पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया है, क्या कोज करवा रहा है, बीमारी किस वजह से है, किस बैक्टीरिया की वजह से है, तो हम उस केस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ड्रग देंगे। साइड इफेक्ट क्या होंगे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके ज्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करने के ज्यादा चांस होते हैं। कैसे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वो सारे के सारे ही बैक्टीरियाज को मार देगा। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब तो उनको भी मार देगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो। पर जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ जिस चीज को खत्म करना है, जो कि बीमारी करवाने वाले हैं, वैसे ही जो अपने
बैक्टीरिया उनको ही मारेगा, तो ये कम डैमेज करेगा बॉडी की फ्लोरा को। फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया के लिए फ्लोरा फ्लोरा यूज किया जाता है वर्ड, और फोना यूज किया जाता है प्रोटोजोआ के लिए, बॉडी के अंदर वाले जो बेनिफिशियल या बॉडी के अंदर जो भी प्रोटोजोआ होते हैं उनके लिए फोना यूज किया जाता है, और बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा रेसिस्टेंस, बैक्टीरिया कैन डेवलप रेसिस्टेंस मोर इजीली। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके अंदर अगर हम उसे क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, तो मान लीजिए कुछ तो मर गए पर कुछ रह गए तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो और ज्यादा उनकी इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी वर्ड तो यूज करना ठीक नहीं है, पर वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेंगे अपने अंदर कि फिर वो इस उस ड्रग का भी असर नहीं होगा उनके ऊपर। पर जो है नैरो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो है रेसिस्टेंस कम, जो चांस होते हैं रेसिस्टेंस के वो कम होते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, क्लोराम्फेनिकोल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। इसके अलावा नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जांपल क्या हो गए, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। जो पेनिसिलिन जी है वो ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया को मारने में काम आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो है ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनको मारने में काम आएगा। चलिए अब आ गया है इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। डिकॉक्शन बता देते हैं पहले क्या होता है। डिकॉक्शन क्या होता है, डिकॉक्शन होता है अपना काढ़ा, जो मम्मी लोग हमें पिलाती हैं काढ़ा, अलग अलग जो है जड़ी बूटियां डाल के उनको उबाल उबाल के बनाती हैं, वो उनके क्या उससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन में क्या होता है, चलिए मेथड देख लेते हैं सीधा। सोकिंग द ड्रग इन सोलवेंट, इसमें हम डुबो के रखेंगे जो है अपने ड्रग को या कोई भी अपनी जड़ी बूटी है उसको पानी के अंदर। पर डिकॉक्शन में क्या होगा, हम उसको उबालेंगे, पानी के अंदर उबालेंगे। एक इसमें तो सीधा रख देंगे पानी के अंदर इन्फ्यूजन या मैसरेशन में, पर डिकॉक्शन में क्या करेंगे हम उसको उबालेंगे। हीट एप्लीकेशन, इसमें कोई बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, हीट इज यूजुअली अवॉइडेड। बॉइलिंग इसके लिए असेंशियल है काढ़ा वाला, सॉरी। तो जो अपना क्या बोलते हैं इसे, हाँ डिकॉक्शन में बॉइलिंग जरूरी है। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन, इन्फ्यूजन के लिए ज्यादा टाइम लगाना, मतलब ज्यादा टाइम पूरी रात हम भिगो के छोड़ दे किसी चीज को तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जो डिकॉक्शन है उसके अंदर कम टाइम लगेगा, ये मतलब उबालना तो 10-15 मिनट में उबल सकता है आराम से, तो ये थोड़े टाइम में बन जाता है, इसको ज्यादा टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं। इसके अलावा ड्रग का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए पत्ते हैं फूल है तो उसको उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो है इन्फ्यूजन का यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही कस अपना जो अंदर के इनके अंदर जो भी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत होगी वो छोड़ देंगे पानी के अंदर डुबोए रखने से। पर डिकॉक्शन का यूज कब करना है, जैसे कि कुछ जड़ हो या बार्क यानी कि पेड़ की छाल हो, हार्ड और वुडी ड्रग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिकॉक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि पानी में डालने से मोटी जो छाल है वो तो नहीं, मतलब उससे चीजें बाहर कम निकलेंगी, तो इसलिए हम इसको उबालते हैं। टर्मिनोलॉजी, ये 1 मार्क में आ सकता है कि जो इनसोल्यूबल, जो कि मतलब घुलेगा नहीं, अलग से जो कंटेंट बच जाएगा, मान लीजिए एक पत्ता डाला था हमने, उससे उसका कस तो निकल गया, पर जो है जो वो घुला नहीं वो वाला पोर्शन जो बच गया उसे क्या बोलेंगे, मार्क। और जो सॉल्यूशन में चला जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, लाई, LYE, याद रखना है। मार्क किसे बोलेंगे, जो इनसोल्यूबल रेसिड्यू बच जाएगा, और जो सोल्यूबल रेसिड्यू जो सॉल्यूशन में मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, लाई। फाइनल प्रोडक्ट इज कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट, तो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि मतलब काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में जो है अपना ड्रग है वो निकल आएगा, एक्सट्रैक्ट जिसे बोल सकते हैं। चलिए इन्फ्यूजन का समझ में आ गया, एक में तो सीधा बस डुबो के रखेंगे रात भर या कुछ घंटों के लिए, डिकॉक्शन में 10-15 मिनट में वो उसको उबाल के काढ़ा अपना जो है तैयार है। ये दोनों प्रोसेस है ड्रग निकाल बनाने की, एक तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा पहले तीसरे चौथे चैप्टर में जो है दिखाते हैं ये। इसके अलावा साइनर्जी साइनर्जिस्ट जो ड्रग होते हैं और एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म, इनका मतलब क्या होता है इनको देखते हैं, शायद पहले भी क्वेश्चन आया है इससे। कीमोथेरेपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। मान लीजिए हम 2 ड्रग दे रहे हैं, पहले एक ड्रग दिया उसके साथ एक ड्रग और दे दिया, दोनों एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं,
एक अकेला ड्रग काम करता, दोनों अकेले अकेले काम करते, पर दोनों एक साथ यूज करते हैं तो दोनों अकेले अकेले जो काम करते हैं उससे ज्यादा उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, देखो क्या चीजें यूज करती है, 1+1, यानी कि 1+1 तो 2 होना था, पर इसके अंदर जो इफेक्ट है वो उससे भी ज्यादा हो जाता है, मतलब 2 से भी जो है इसके अंदर इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन। तो ये आपको लिखना है कि 1+1 इज ग्रेटर देन 2। तो साइनर्जी जो ड्रग्स होते हैं, या साइनर्जिम जिस्म, सॉरी ये जो है जो भी है बोला नहीं जा रहा, मेरे से प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा रहा, तो इसके अंदर क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा उस ड्रग का। पर अगर कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिनको हम एक साथ देंगे तो क्या होगा, उनका इफेक्ट, उनका अकेले अकेले का इफेक्ट ज्यादा होता, पर उनको साथ में देते हैं तो उसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इफेक्ट कम हो जाएगा एंटागोनिज्म में। डेफिनेशन देखते हैं, टू ड्रग्स कोऑपरेट द टू इंक्रीज द इफेक्ट, तो दो ड्रग है वो एक साथ काम करेंगे और जो है इफेक्ट उसको बढ़ा देंगे, ये होता है अपना साइनर्जिस्ट ड्रग्स। और जो अपना है वन ड्रग डिक्रीजेस और अबोलिशेस द इफेक्ट ऑफ अनदर, पर इस दूसरे के अंदर क्या होगा, एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, एक जो ड्रग है वो दूसरे की इफेक्टिवनेस को या दूसरे के काम करने की क्षमता को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा या खत्म कर देगा। नेट इफेक्ट यानी कि टोटल जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, साइनर्जिस्ट जो ड्रग्स है उसके अंदर ज्यादा होगा, इंडिविजुअल ड्रग से जो इफेक्ट वो ज्यादा होगा, एक एक करके अगर लग देते तो उससे ज्यादा होगा, जो अभी हमने नीचे वाले फॉर्मूला में देखा वैसा ही। पर इनका जो कलेक्टिवली जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, इफेक्ट इज लेसर और रिवर्स, या उल्टा ही हो जाएगा, या तो कम होगा या फिर इफेक्ट है वो उल्टा ही हो जाएगा। टाइप्स कैसे हो सकते हैं, एडिटिव या सुपर एडिटिव। एडिटिव मतलब ये वही चीज है प्लस प्लस वाली, ज्यादा इफेक्ट होगा या कम होगा, इसके अंदर कम्पिटिटिव या और नॉन कम्पिटिटिव कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो साइनर्जिस्ट ड्रग्स के एग्जांपल क्या होगी, सल्फोनामाइड के साथ हम ट्राइमिथोप्रिम दे सकते हैं, और अपना जो है एंटागोनिस्ट ड्रग्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हिस्टामिन के साथ अगर एड्रेनालिन देंगे तो काम नहीं करेगा, या पॉइजन के साथ एंटीडोट, पॉइजन है पॉइजन के साथ हमने क्या दे दिया, एंटीडोट यानी कि जो एंटी पॉइजन वो दे दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा इसके अंदर। इसके बाद ये भी आपके लोगों के पहले आया हुआ है आई गेस, तो इथेनो वेटरनरी या हर्बल ड्रग्स, और दूसरा है मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स। इथेनोवेटरनरी किसे बोलते हैं, अपनी जो देसी नुस्खे होते हैं, देसी दवाइयाँ होती हैं उसके लिए बड़े यूज किया जाता है इथेनोवेटरनरी या हर्बल ड्रग्स। और मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स तो आप जानते ही हैं, अलग अलग जो भी आज के दिन अपने ड्रग्स हैं, इंजेक्शन है, वो सब चीजें क्या होती हैं, मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स उन्हें बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो इथेनोवेटरनरी के अंदर हम ड्रग्स कहाँ से लेंगे, ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स, प्राकृतिक रूप से जो भी हमें जड़ों के अंदर, किसी के फूल के अंदर अश्वगंधा हो गया, या ऐसे अलग अलग जो प्लांट्स है, नीम हो गया, अलग अलग जो भी अपनी हल्दी हो गई, तो ऐसे अपने जो हर्ब्स हैं उनके नेचुरल प्लांट्स से हम इन ड्रग्स को ड्राइव करते हैं, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, बार्क यानी कि छाल हो गई। पर जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, एक तरीके से बनाए गए हो, तो ये दीज आर प्रोड्यूस्ड केमिकली इन लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज, तो इनको प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरी या जो है अपनी फैक्ट्रीज के अंदर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। नॉलेज बेस, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, तो हमारे पूर्वजों ने जो हमें नॉलेज दी है उसके हिसाब से जो है एथेनोवेटरनरी का जो देसी नुस्खे हम यूज करते हैं वो वहीं से आते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज से, एंसेस्ट्रल विलेज की, गांव के लोगों की जो भी स्किल्स हैं उससे हमें ये मिलता है। बट जो अपने मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स है वो कैसे बनते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, अलग अलग जगह पर उनका जो है ट्रायल किया जाता है कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर इनका काम किया जाता है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं हम उसे, साइंटिफिक रिसर्च इसका बेसिस होता है, नॉलेज बेसिस। कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, तो जो इथेनोवेटरनरी है, अपने जो देसी दवाइयाँ हैं एनिमल्स में यूज होने वाली, वो काफी जो है चीप रेट में मिल जाती हैं, काफी सस्ती हमें मिल जाती हैं, लोकली अवेलेबल भी हो जाती है। मान लीजिए हमें हल्दी की जरूरत पड़ी है, किसी ने, हमारे पड़ोसी ने हल्दी उगा रखी है, तो लोकली हमें ये मिल जाती हैं सारी चीजें। पर जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स है वो एक्सपेंसिव होते हैं, काफी महंगे होते हैं और मेडिकल स्टोर से लाने पड़ते हैं।
एक्शन काम कैसे करते हैं? एक्शन इज यूजुअली स्लो बट हैज फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। जो हमारी देसी दवाइयां होती हैं, इथेनोवेटरनरी जो ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक्शन जो है वो स्लो होता है। ये नहीं कि अभी दिया और अभी अपना जो बीमारी खत्म हो जाएगी, पर जो इसके उल्टा क्या होता है, एक्शन जो है मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर एक्शन जो है फास्ट होता है और प्रिसाइज होता है। अभी हमने सिर दर्द की गोली, सिर दर्द 10-15 मिनट में गायब। पर इसके अंदर क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होंगे मॉडर्न जो अपने सिंथेटिक ड्रग्स हैं। पर जो इथेनोवेटरनरी है, देसी दवाइयां हैं, उसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा एग्जांपल क्या हो जाएंगे इथेनोवेटरनरी ड्रग्स के, जैसे टर्मरिक हल्दी हो गया, या कोई घाव हो रखा है तो वहां पर हल्दी लगा दें हम, या मस्टर्ड ऑयल जिससे हम मसाज वगैरह कर सकते हैं। तो ये अपने देसी दवाइयां हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, जैसे चिरेता वगैरह होगा, अगर हम हमें जो है सियालाकोस की तरह है चिरेता वगैरह, मतलब वो बहुत सारे ड्रग्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो इन सब के बारे में। एंटीबायोटिक्स हो गए जैसे फिनोल, सॉरी उल्टा, पीछे चले गए क्या हम। हम्म, ओके। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स हो गए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आज के दिन हम देते हैं, पेन किलर्स, जैसे कि पेन किलर्स में क्या हो गया, मेलोक्सिकैम आप लोगों ने यूज किया होगा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये अपने एग्जांपल हो गए मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स के। चलिए अगले पर चलते हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स काफी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये आपको पता भी होना चाहिए, आगे भी सेकंड ईयर में आप लोगों के काम आएगा, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ भी लिया हो। तो एंटीसेप्टिक ड्रग्स किसे बोलते हैं? ये वैसे ड्रग्स होते हैं, या मतलब ड्रग भी क्या बोले, मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसे हम ऐसी कंपोजिशन होती हैं जिन्हें हम लिविंग टिश्यू पर यूज कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है या जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बिल्कुल अपना एक तरीके से सेप्सिस वाली कंडीशन खत्म हो जाए। तो दीज आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, जैसे कि स्किन हो गया, या फिर कोई घाव हो रखा है तो हम लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के ऊपर क्या यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्टेंट्स कहाँ यूज करते हैं, दीज आर अप्लाइड ऑन नो लिविंग थिंग्स। तो जैसे हम फिनाइल से अपने फर्श को साफ करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो डिसइंफेक्टेंट है कि हमारे जो भी फ्लोर वगैरह है उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जमा ना हो, उनकी ग्रोथ ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो है अपने डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी, सेफ होता है स्किन के ऊपर अगर हम जो एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं तो सेफ है, पर ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, स्किन को डैमेज या हमारी बॉडी की टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं अगर स्किन पे यूज कर लिए तो। पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड। तो वुंड के अंदर मान लीजिए कोई घाव हो रखा है, तो हम उसको पहले साफ करते हैं एंटीसेप्टिक्स के साथ, जैसे कि डिटोल के साथ साफ कर देते हैं, या क्लोरहेक्सिडिन के साथ साफ कर देते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि इन्फेक्शन ना हो हमारी बॉडी के ऊपर। डिसइंफेक्टेंट्स का काम क्या होता है कि जो सर्जरी के अंदर मान लीजिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई स्पोर ना हो, कोई भी वायरस ना हो, तो उस सब चीजों को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट्स। या हमारी फर्श वगैरह है, ऑपरेशन टेबल है, या ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर है, तो उन सबको जो है साफ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस स्पोर ना हो, उन सब चीजों को साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन, तो मतलब ऐसे भी ड्रग्स हैं जिन्हें हम एंटीसेप्टिक की तरीके से भी यूज कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कम मात्रा में उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो उसे हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन को हम एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। कम कंसंट्रेशन पर, ज्यादा कंसंट्रेशन पर यूज करेंगे तो वो एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। तो दीज आर यूज्ड इन हायर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल जैसे अपने डिटोल हो गया, स्पिरिट हो गया, बिटाडीन हो गया। डिसइंफेक्टेंट्स का जैसे फिनोल हो गया, फॉर्मलिन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब अपने डिसइंफेक्टेंट्स हैं। हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड हो गया जैसे। ये तो काफी काफी आसान आ गया, जानते ही होगे आप। इंट्रावेनस मतलब जो ड्रग है उसको कहाँ लगाएंगे, कहाँ जो है इंजेक्ट करेंगे। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर, वेन के अंदर। इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर,
सबक्यूटेनियस, सब का मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब त्वचा यानी कि स्किन, तो स्किन के नीचे जो ड्रग देंगे या इस मेथड को क्या बोलेंगे, सबक्यूटेनियस। तो इंजेक्शन की साइड क्या होगी, ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वेन, वेन के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस। अगर स्केलेटल मसल यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं, नेक की हो गई या ग्लूटियल मसल्स भी, मतलब एनिमल्स में तो ज्यादा सेफ नहीं है, पर बाकी जैसे नेक की मसल हो गई, तो मोस्टली तो हम नेक की मसल में ही देते हैं जो अपने एनिमल्स को, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली, उसे इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। सबक्यूटेनियस में क्या करेंगे, स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो है इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्टेड इनटू लूज टिश्यू अंडर द स्किन, ये और हाइपोडर्मिस। डर्मिस वर्ड किसके लिए होता है, स्किन, हाइपो मतलब नीचे, तो स्किन के नीचे जो भी टिश्यू होगा उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे, एससी इंजेक्शन या एससी के केस में सबक्यूटेनियस के लिए। एक्शन का टाइम कितना होगा, वेन के अंदर लगाया तो सीधा जिस जहां पर भी इसको एक्ट करना है वहीं सीधा पहुंच जाएगा, तो इसका एक्शन काफी जल्दी होगा, 30 से 60 सेकंड के अंदर ये अपना काम कर देगा, इमीडिएट जो है इसका एक्शन होगा। रैपिड एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मतलब अगर मसल के अंदर दिया है तो कंपैरेटिवली कम होगा, पर रैपिड इसमें भी होगा, 10 से 20 मिनट के अंदर ये भी काम करने लग जाएगा और लंबे टाइम तक ये काम कर सकता है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस में स्लोली चीजें एब्जॉर्ब होंगी, मतलब एक बार कोई ड्रग हमने सबक्यूटेनियसली दे दिया तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्या बोलते हैं इसे, एब्जॉर्ब होगा, लगातार कई दिनों तक ये इसका ये जो है काम कर सकता है। कैसे ड्रग को, किस नेचर के ड्रग को हम यूज कर सकते हैं इंट्रावेनसली, तो ओनली एक्वस और वाटर बेस्ड ड्रग्स का यूज करेंगे, ऑयली ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे, जिसके अंदर बेस जो है ऑयली होगा तो वो ड्रग्स हम इंट्रावेनसली यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है एम्बोलिज्म करवा दे, कहीं किसी भी ब्लड वेसल को रुकवा दे, मान लीजिए हमारे ब्रेन के अंदर ही चला जाए तो ब्रेन की ब्लड वेसल को ब्लॉक करवा दे, तो क्या होगा, मर सकता है, चांसेस है। तो जो है इसमें वाटर बेस्ड एक्वस जो है सॉल्यूशन वही देंगे इंट्रावेनसली, ऐसे ही ड्रग्स देंगे। पर जो मसल है उसके अंदर ऑयली या माइल्ड इरिटेंट प्रिपरेशन दे सकते हैं, ज्यादा इरिटेंट इसमें भी नहीं देंगे। सबसे इरिटेंट देने के लिए कौन सा बेस्ट है, इरिटेंट ड्रग है तो उसके लिए बेस्ट है अपना इंट्रावेनस जो है वो बेस्ट है। हल्का फुल्का इरिटेंट है तो दे सकते हैं अपन आईएम के केस में, या ऑयली प्रिपरेशंस को हम आईएम के केस में दे सकते हैं। नॉन इरिटेटिंग देंगे हम सबक्यूटेनियस में, वरना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा टिश्यू के अंदर ही, अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा अगर हम इसको नॉन इरिटेंट देंगे तो। और आइसोटोनिक ड्रग्स देंगे, आइसोटोनिक मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन उसके बराबर ही हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लूइड हो, अगर ऐसा नॉन आइसोटोनिक दे देंगे तो वही पानी बढ़ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा। तो नॉन आइसोटोनिक के लिए बेस्ट कौन सा है, नॉन आइसोटोनिक के लिए भी इंट्रावेनस जो है अपना बेस्ट है, क्योंकि जल्दी घुल जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम है तो वो काम कर देगा उधर। वॉल्यूम कितना देंगे, इंट्रावेनस में लार्ज वॉल्यूम दे सकते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं या एनएस नॉर्म सेलाइन देते हैं। इंट्रामस्कुलर में मॉडरेट वॉल्यूम देंगे कि ज्यादा वॉल्यूम नहीं देते हैं इंट्रामस्कुलर में, और सबक्यूटेनियस में बहुत कम जो है हम वॉल्यूम देते हैं। रिस्क किस में ज्यादा होगा, इंट्रावेनस में ज्यादा रिस्क होगा। मान लीजिए गलती से हमने गलत ड्रग लगा दिया किसी को, एनिमल को, तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि सीधा इफेक्ट कर रहा है, तो इसमें ज्यादा रिस्क होगा। एक बार लग गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है अगर हमने सही से सावधानी से अगर जो है अपना नीडल वगैरह चेंज नहीं की, या किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के बाद जो है किसी हेल्दी एनिमल को उसी नीडल से यूज कर लिया तो जो है बीमारी उस एनिमल को भी फैल सकती है। फ्लेबाइटिस का भी चांस है, फ्लेबाइटिस क्या होता है, वेन का इन्फ्लामेशन, कुछ इस तरीके से हमने उसको इंजेक्ट करा कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुई, तो इंट्रावेनस में ज्यादा रिस्क होता है, इंट्रामस्कुलर में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, नो कैन डैमेज नर्व्स और वेन्स, पर स्टिल ये जो है अपनी नर्व्स को डैमेज कर सकता है इंट्रामस्कुलर, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, लकवा भी आ सकता है, तो
हालांकि ये जो इंट्रावेनस से कम रिस्की है, और सबक्यूटेनियस है उसके अंदर और कम रिस्क होता है, लो रिस्क होता है। ओके, तो इसके अंदर जो है कम रिस्क होता है, पर एब्सेस वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है अगर कुछ इरिटेंट ज्यादा है तो। एब्सेस यानी कि पस बढ़ सकता है वहां पर, रात पड़ सकती है जिसे बोलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंपल ब्लॉट और फ्लोदी ब्लॉट। अगर सीधा सिंपल ब्लॉट फ्लोदी ब्लॉट के ऊपर क्वेश्चन ना आए तो इसके इनके हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन। किसके हिसाब से? जो अपना एंटीजाइगोटिक्स और क्या बोलते हैं इसे, एंटीजाइगोटिक्स और एंटी फ्लोदिंग ड्रग्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो पहले सिंपल ब्लॉट को देख लेते हैं और फ्लोदी ब्लॉट को देख लेते हैं। बाकी अगर एंटीजाइगोटिक्स और एंटी फ्लोदिंग ड्रग्स के बीच में डिफरेंस आता है तो भी आप सेम ही चीजें यूज कर सकते हो, सेम ही डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। तो सिंपल ब्लॉट क्या होता है? इसको सेकेंडरी प्लॉट भी बोलते हैं, सिंपल को सेकेंडरी प्लॉट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये किस वजह से हो सकता है? मान लीजिए अपना है इसोफेगस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कुछ फंस गया, तो हमारे रुमन के अंदर बहुत सारी जो है मीथेन गैस और जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, उससे क्या होगा? ब्लोट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री गैस, जो है फ्री गैस का एक्यूमुलेशन इसमें हो जाता है। जो फ्री गैस है हमारी स्टमक जो ह्यूमन के अंदर वो इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन है उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारी गैस है, बलून की तरह फूल जाएगा। फ्लोदी प्लॉट में क्या होता है, जिसे हम प्राइमरी प्लॉट भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि अपना जो एयरवे है, अपना इसोफेगस तो खुला हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल सकती है हवा। पर क्या होगा कि जो है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो बबल्स की तरीके से ये गैस बबल्स के अंदर या फोम के अंदर जो है ट्रैप हो जाएगी। गैस इज ट्रैप्ड इन बबल्स और फोम मिक्स्ड विद ह्यूमन कंटेंट्स। ह्यूमन के कंटेंट के साथ ये जो गैस है ये फंस जाएगी, वहीं रह जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। गैस इज ट्रैप्ड इन बबल और फोम मिक्स्ड विद ह्यूमन कंटेंट। तो ह्यूमिनल फ्लूइड के अंदर ही ये ट्रैप होके रह जाएगी, जागों के अंदर, गैस बबल्स के अंदर जो है। तो इसको हम फ्लोदी ब्लोड बोलेंगे, जिसको हम प्राइमरी ब्लोड भी बोलते हैं देते हैं। किस वजह से होता है सिंपल ब्लोट और फ्लोदी ब्लोट, ये देखते हैं अभी। कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन और एक्सेसिव फर्मेंटेशन। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट हो जाए, मान लीजिए इसोफेगस में रुकावट हो जाए, या बहुत ज्यादा जो है फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो सकता है? सिंपल ब्लोट हो सकता है, सेकेंडरी ब्लोट हो सकता है। पर अगर हमने एनिमल को लश ग्रीन फूडर या लेग्यूम वाले जो फूडर है वो ज्यादा दे दिए, तो उससे क्या होगा? उसको ब्लोट हो सकता है, अफारा आ सकता है। तो ये, और वो कैसा ब्लोट होगा? फ्रोदी ब्लोट होगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिंपल ब्लोट के लिए एंटीजाइगोमेटिक्स देंगे, और फ्रोदी ब्लोट के लिए, यानी जिसके अंदर बबल बने हुए हैं, गैस अटकी हुई है वही फोम के रूप में ट्रैप हो रखी है, तो उसमें हम एंटी फ्लोदिंग एजेंट्स देंगे। मैकेनिज्म काम कैसे करेगा सिंपल ब्लोट, सॉरी जो एंटीजाइगोमेटिक्स कैसे काम करेंगे? ये जो है फर्मेंटेशन को रोक देंगे। पर जो अपना एंटी फ्लोदिंग एजेंट्स हैं वो कैसे काम करेंगे? ये सरफेस टेंशन को खत्म कर देंगे, जिससे कि जो बबल्स हैं वो फूट जाएंगे एक तरीके से और गैस बाहर आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गई? कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं सिंपल ब्लॉट में? टर्पेंटाइन ऑयल आपने सुना होगा, फॉर्मेलिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीमराइज्ड मिथाइल सिलिकॉन या वेजिटेबल ऑयल्स का हम फ्लोदी ब्लॉट में यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेम चीज है, अगर एंटीजाइगोमेटिक्स आ जाए तो उसके अंदर कब देंगे? सिंपल ब्लॉट में देंगे। एंटी फ्लोदिंग एजेंट्स कब देंगे? फ्लोदी ब्लॉट में देंगे। ये यही चीजें फिर से लिख देना आपको कि फ्री गैस को जो है खत्म कर देगा हमारे ह्यूमन से, मतलब, या फिर जो है फर्मेंटेशन को रोक देते हैं एंटीजाइगोमेटिक्स। एंटी फ्लोदिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि सरफेस टेंशन को खत्म कर देते हैं, जिससे बबल्स के अंदर से जो गैस है वो बाहर आ जाती है। एग्जांपल लिख देना, सेम ही बात रहेगी। हीमोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का फिर से वर्ड आ गया। स्टैटिक्स मतलब रोक देगा, किसको रोकेगा? हीमो मतलब ब्लड को रोक देगा। मतलब अगर कहीं कट लग गया बॉडी के अंदर तो उसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकलता रहता है, तो उस ब्लड को रोक देगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हीमोस्टैटिक्स। एंटीकोगुलेंट्स किसे बोलेंगे? कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का बढ़ जाना, एंटी मतलब उल्टा,
तो जो थक्के बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर कहीं पे कट लग जाता है तो खून रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। किस वजह से रुकता है? क्योंकि ब्लड के अंदर कोगुलेशन हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो उस क्लॉट को बनने से रोकने वाले कौन से ड्रग्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? एंटी कोआगुलेंट्स। हीमोस्टैटिक्स जो कोगुलेशन करवा देंगे, या कोगुलेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर ब्लीडिंग को रोक देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? हीमोस्टैटिक ड्रग्स। डेफिनेशन: एजेंट्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग। ऐसे एजेंट जो कि ब्लीडिंग को रोक देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? हीमोस्टैटिक्स। या क्लोटिंग करवा देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? कोगुलेंट्स। जो कि एंटी कोगुलेंट्स किसे बोलेंगे? एजेंट्स दैट प्रिवेंट क्लोटिंग। ऐसे एजेंट जो कि क्लोटिंग को रोक देंगे, ब्लड को लिक्विड रखेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एंटी कोगुलेंट्स। एक्शन क्या होगा? दे हेल्प कन्वर्ट लिक्विड ब्लड टू सॉलिड क्लॉट। तो वही बात है कि क्लॉट करवा देंगे लिक्विड ब्लड से। एंटीकोगुलेंट्स क्या करवाएंगे? दे कीप ब्लड इन फ्लूइड स्टेट। तो जो अपने एंटीकोगुलेंट्स हैं वो ब्लड को क्या करेंगे? फ्लूइड स्टेट में रखेंगे, थक्का नहीं बढ़ने देंगे, क्लॉट नहीं बनने देंगे। क्लिनिकल यूज कहाँ पर यूज करते हैं? तो सर्जरी के टाइम पर अगर कहीं पर या इंजरी हो रखी है तो उस टाइम पर हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए हीमोस्टैटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स का यूज कब करते हैं? अगर हार्ट में के अंदर जो है ब्लॉकेज होने से रोकने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। या हम ब्लड सैंपल लेते हैं, तो अगर ऐसे ही रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? क्लॉट बन जाएगा। तो ब्लड सैंपल्स को भी जो है प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एंटीकोगुलेंट्स यूज कर सकते हैं ब्लड सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए। तो जो अपने वायल्स वगैरह आती है, जैसे पर्पल कलर वाली वाइल आती है, उसके अंदर क्या होता है? वाइल वैक्यूटेनर भी बोल सकते हैं उसे। तो उसके अंदर ऑलरेडी अपना जो है एंटीकोगुलेंट आता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। मैकेनिज्म कैसे करते हैं, हीमोस्टैटिक्स कैसे काम करते हैं? तो हीमोस्टैटिक ड्रग्स जो है वो क्या कर देते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, खींच लेते हैं एक तरीके से, नैरो संकीर्ण कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। और दूसरा क्या करते हैं? हेल्प फिब्रिन फॉर्मेशन। तो जो फिब्रिन के फॉर्मेशन की, फाइब्रिनोजन वगैरह के अंदर जो भी इनका मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर फिब्रिन फॉर्मेशन करवा देते हैं, जिससे क्या होगा? थक्का बढ़ जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा ब्लड का, या क्लोटिंग हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है? एंटीकोगुलेंट्स कैसे काम करते हैं? तो ये कैल्शियम को खत्म मतलब अपने आप के साथ बाइंड कर लेते हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। और कैल्शियम की जरूरत किसके लिए पड़ती है? क्लोटिंग के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं? ये थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर देंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हीमोस्टैटिक ड्रग्स कैसे हो सकते हैं? विटामिन के हो गया, अलम हो गया, फिटकरी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आप बार्बर शॉप गए होगे तो नाई जो है अपना दाढ़ी वगैरह बनाता है, तो उसके बाद फिटकरी मुंह पर लगाता है, ताकि कोई भी कट लगा हुआ है तो वहां से क्या हो? जो अपना खून ना आए। तो अलम जिसे फिटकरी बोलते हैं। या इसके अलावा जो अपना है एंटीकोगुलेंट्स, उसके एग्जांपल हो गए हिपैरिन हो गया, ईडीटीए जो कि पर्पल वाइल मैंने बताया था अभी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम सिट्रेट का भी यूज कर सकते हैं। ये सारे एंटीकोगुलेंट्स हैं। फिक्स्ड ऑयल्स, एक होता है फिक्स्ड ऑयल्स, एक होता है वोलेटाइल ऑयल्स। फिक्स्ड तो जैसे अपना सरसों का तेल हो गया। वोलेटाइल जैसे वो वाले ऑयल जो उड़ जाते हैं, हवा के अंदर उड़ जाते हैं अगर मुंह में खुला छोड़ दें तो। तो स्टेन, स्टेन का मतलब धब्बा छोड़ेगा या नहीं। एक सेकेंड। लीव्स अ परमानेंट ग्रीसी स्टेन ऑन पेपर। पेपर के ऊपर अगर हम उसको थोड़ा सा बूंद डाल देंगे तो एक परमानेंट स्टेन जो है छोड़ देगा, मतलब धब्बा छोड़ देगा। पर वोलेटाइल ऑयल्स कैसे होते हैं? एवापोरेट्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से सूख जाते हैं और कोई भी उसके ऊपर निशान नहीं मिलता। अगर किसी जगह पर हमने वोलेटाइल ऑयल डाला तो वो वहां पर कोई भी स्टेन नहीं छोड़ेगा, कोई भी धब्बा नहीं छोड़ेगा, और पूरी तरीके से वो उड़ जाएगा, वहां के अंदर एवापोरेट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के अगर उसको हम गर्म करेंगे तो फिश ऑयल के अंदर क्या होगा? वो डिकम्पोज, ज्यादा हीट करने पर क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, अपना फिश ऑयल है जो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल्स क्या होंगे? दे कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। तो इनको डिस्टिल कर सकते हैं, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है ये मतलब काफी हीट के साथ है। किसी मान लीजिए क्या हो सकता है?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर भाप के तरीके से उड़ जाएंगे और फिर इनको ठंडा करके इस वोलेटाइल ऑयल्स हम बनाते हैं। तो डिस्टिलेशन तो इनका मतलब इनको बनाने की विधि के अंदर जो हीट का काम कर लिया जाता है। खैर छोड़िए, आगे देखिए। अगर हम इसके साथ एल्कलाई के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड ऑयल के अंदर सोप बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। फॉर्म्स सोप व्हेन मिक्स्ड विद एल्कलाई, जिसे हम सोपिनिफिकेशन भी सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर क्या होगा? डू नॉट फॉर्म सोप विद एल्कलाई। तो ये एल्कलाई के साथ जो है साबुन नहीं बनाएंगे, सोप नहीं बनाएंगे। एक्सट्रैक्शन मेथड निकालेंगे कैसे? फिश ऑयल को कैसे निकालेंगे? वोलेटाइल ऑयल्स को कैसे निकालेंगे? तो एक्सप्रेशन के साथ जो है हम इसको निकालेंगे फिश ऑयल को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सरसों का तेल अगर आप लोगों ने अपने सामने निकलवाया होगा तो क्या होगा? उसके अंदर बिल्कुल इसको एक तरीके से प्रेस कर देते हैं सरसों को। तो जो तेल होता है, तेल वाला जो कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है और बच जाता है अपना जो अपने मस्टर्ड केक जिसे बोलते हैं, खर्च जिसे बोलते हैं, वो बच जाता है। तो उस एक्सप्रेशन उसी चीज को बोलते हैं कि मतलब हम उसको बाहर निकाल दें दबा के। ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन। वोलेटाइल ऑयल्स को वही अपना डिस्टिलेशन से ये निकालते हैं। पहले मान लीजिए किसी एक सॉल्यूशन के अंदर हमारे वोलेटाइल ऑयल्स हैं, या उनको गर्म करेंगे तो वोलेटाइल है तो वो पहले भाप बन जाएगी उनकी, वो पहले उड़ जाएंगे और फिर आगे निकल के उसका एक ट्यूब का जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनको ठंडा करके हम फिर अपने स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? इतना याद रखना आपको कि ऑब्टेन मेनली बाय डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए फिश ऑयल के? मस्टर्ड ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, लिनसीड मतलब अलसी का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल हो गया, मस्टर्ड तो आप जानते ही हैं सरसों का तेल। वोलेटाइल ऑयल्स के एग्जांपल क्या हो गए? यूकैलिप्टस ऑयल। यूकैलिप्टस किसके लिए बड़ी यूज करते हैं? जो सफेदे के पेड़ होते हैं उसके लिए। ट्रिपेंटाइन ऑयल, क्लोव ऑयल, तो ये सब अपने वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एंट एसिड्स और ह्यूमन एसिडिफायर्स। तो ह्यूमन तो आप समझ गए होंगे, पहला स्टमक का कंपार्टमेंट जो है रूमिनेंट्स के अंदर। एंट एसिड, एंट मतलब एंटी, एंट का वर्ड क्या होगा? मतलब यहाँ पर एंटी आई क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पहले से वो बोलते इसलिए। तो एंट एसिड मतलब एसिड के उल्टा काम करने वाले, एसिडिफायर जो एसिड की तरीके से काम करेंगे। तो पर्पस क्या होगा? कहाँ यूज करेंगे हम एंट एसिड? यानी कि एक तरीके से एल्कलाइट वाला काम करेगा। तो एंट एसिड का काम करेंगे। एंट एसिड का काम करेंगे जब एसिडोसिस हो गया होगा, पेट के अंदर ज्यादा एसिड बन गया होगा। मान लीजिए हमारी भैंस ने खा लिया बहुत सारा दाना आज रात को, जो है खुट्टे से वो कैसे भी उसने वो खुल गई और वहीं रखा था बहुत सारा जो है सूखा जो है दाना रखा था, दलिया रखा था, उसको खा लिया। तो उससे क्या होगा? बहुत वो खा लेगी, उसके बाद रूमन के अंदर रूमन की जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, लैक्टिक एसिड बन जाएगी, तो एसिडोसिस हो जाएगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम? रूमन एंटासिड्स देते हैं। तो ग्रेन ओवरलोड के जो है बहुत सारा दाना खा लिया उसने, या कार्बोहाइड्रेट एनगोर्जमेंट के को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, या एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए उसको देते हैं हम रूमन एंटासिड्स। रूमन एसिडिफायर्स कब देते हैं? यूज टू ट्रीट एल्कलोसिस, मतलब अंदर बहुत ज्यादा एल्कलाई हो गया, कुछ एल्कलाइन नेचर की जो है चीजें चली गई हैं हमारी ह्यूमन के अंदर। तो जैसे कि यूरिया की पॉइजनिंग हुई, यूरिया खा लिया एनिमल ने, या फिर नॉर्मली सिंपल इंडाइजेशन हुआ, तो उसके अंदर हम क्या देंगे? ह्यूमन एसिडिफाइड ड्रग्स जो है देंगे। तो जो है एंटासिड है वो पीएच को बढ़ाएंगे, या जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे पीएच को बढ़ा के। और जो अपना है एसिडिफायर्स है वो क्या करेंगे? पीएच को बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पीएच है तो उसको एल्कलाई को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कब देते हैं? अगर 5 से कम जो है रूमन का पीएच है तो उसको हम रूमन एंटासिड्स देंगे 5.5 से। और अगर 7.5 से जो है पीएच ज्यादा हो गया है तो उसको रूमन एसिडिफायर्स देंगे, एसिडिफायर्स देंगे। मैकेनिज्म क्या है? वही अभी बताया था, न्यूट्रलाइज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस गेन। ज्यादा जो है दाना ले लिया, खा लिया है जानवर ने, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाएगी। तो लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देंगे हम? ह्यूमन एंटासिड्स देंगे। न्यूट्रलाइज अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस यूरिया, अगर ज्यादा यूरिया खा लिया है तो उसके अंदर जो है अमोनिया बन जाएगा, तो उसको अमोनिया को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे? ह्यूमन एसिडिफायर्स देंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया एंटासिड का? एग्जाम्पल क्या हो गया?
सोडियम बाइकार्बोनेट जिंदाबाद। और अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर यूरिया ज्यादा खा लिया तो उसको हम विनेगर दे सकते हैं, जिसे हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, या एसिडिक एसिड जो ये होता है, या 5% एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको दे देंगे हम एनिमल को। तो ये थे, आ गया होगा समझ में। एस्ट्रिंजेंट्स और डिमल्सेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स वर्ड काफी यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रिंजेंट्स का मतलब क्या होता है, और डिमल्सेंट भी पता ही हो तो अच्छा है। एजेंट्स दैट कॉज श्रिंकेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को सिकोड़ देता है। डिमल्सेंट्स क्या करते हैं, ये करते हैं अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं डिमल्सेंट्स। सूदनिंग मतलब कि अच्छा महसूस करवाते हैं। सूदनिंग के लिए क्या वर्ड होगा हिंदी में, मतलब जलन हो रही है तो उसको शांत कर देंगे, जलन को एक तरीके से, ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि ठीक वर्ड जो है दिमाग में नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एस्ट्रिंजेंट्स क्या करेंगे, जो सरफेस के ऊपर जो भी प्रोटीन होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी। तो जैसे क्या बोलते हैं, खैर छोड़िए बाद में बताते हैं। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर सरफेस, और जो डिमल्सेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। डिमल्सेंट्स क्या होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, एक ही बात है। दिस रिड्यूसेस एक्सुडेशन और डिस्चार्ज एंड सिक्रीशन। तो बॉडी के अंदर से जो भी डिस्चार्ज निकल रहे हैं, बॉडी के अंदर से भी क्या, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन होती है जेडी की डिजीज में होती है प्रोटीन एंटेरोपैथी, यानी कि हमारे ब्लड, ऐसा कुछ होता है कि हमारे ब्लड से जो है इंटेस्टाइन से बाहर निकल आता है क्या, प्रोटीन निकल आता है। तो उस चीज को बंद करने के लिए क्या करेंगे हम, उस चीज को बंद करने के लिए उसको एस्ट्रिंजेंट्स देते हैं, ताकि जो प्रोटीन है वो उसका लॉस ना हो, वो प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर ना निकले। हालांकि चलिए समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। जैसे जेडी डिजीज होती है उसके अंदर जो है, मान लीजिए ये अपनी, एक सेकेंड, ये अपनी नॉर्मल केस में तो पूरी बंद होनी थी इंटेस्टाइन, पर इसके अंदर थोड़े थोड़े स्पेस बच जाते हैं जेडी जोन्स डिजीज की कंडीशन में, पैराट्यूबरकुलोसिस के अंदर। तो क्या होगा, ब्लड के अंदर से क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं, तो लॉस हो रहा है प्रोटीन का। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या देंगे, उसको एस्ट्रिंजेंट्स देंगे। वो क्या करेगा, जो इसकी वॉल है उसको सिकोड़ देगा, बंद कर देगा सब। तो फालतू का जो प्रोटीन वेस्ट होगा वो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ है इफेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। रिड्यूसेस एक्सुडेशन, एक्सुडेशन मतलब किसी चीज का बाहर निकलना, डिस्चार्ज होना। ये सिक्रीशंस को रोक देता है स्ट्रिंजेंट्स। और डिमल्सेंट्स क्या है, जो इरिटेशन को रोक देता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा तो इरिटेशन कम होगी, इन्फ्लामेशन को रोक देगा। पेनिट्रेशन, दे एक्ट ओनली ऑन सुपरफिशियल लेयर, डू नॉट पेनिट्रेट सेल्स। तो ये क्या करेंगी, सुपरफिशियल लेयर्स पर ही काम करेंगी, स्ट्रिंजेंट्स अंदर तक नहीं जाते हैं। दे एक्ट बाय मैकेनिकल प्रोटेक्शन और कोटिंग। तो ये कैसे काम करेंगे डिमल्सेंट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगे, मैकेनिकली काम करेंगे। वही बात रिपीट हो रही है, आपको मतलब पता होना चाहिए बस। एग्जाम्पल क्या हो गया एस्ट्रिंजेंट्स का, टेनिक एसिड हो गया, कैच्यू हो गया, अलम हो गया, ये सारे एस्ट्रिंजेंट्स की तरीके से काम करते हैं। दूसरा डिमल्सेंट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, और लिक्विड पैराफिन हो गया, गम अकेशिया हो गया। गम अकेशिया किसे बोलते हैं, जो गोंद अपना होता है ना, किक्कर से आने वाला गोंद, उसे गम अकेशिया, अकेशिया वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, किक्कर के लिए यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन हो गया, ये सब किस तरीके से काम करेंगे, डिमल्सेंट्स की तरीके से काम करेंगे। अगला है सिडेटिव्स और हाइपनोटिक्स। सिडेटिव्स कब यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। calms द पेशेंट एंड रिड्यूसेस एंजाइटी। तो पेशेंट को काम कर देता है, यानी कि मतलब उसकी के अंदर मान लीजिए ज्यादा एक्साइटमेंट है तो उसको कम कर देता है। हाइप्नोटिक्स क्या करता है कि नेचुरली जो स्लीप है, नेचुरली जो स्लीप आती है वैसी स्लीप ला देता है, ये सुला देता है एनिमल को। तो हाइप्नोटिक एसिड है जो इंड्यूस कर देते हैं नेचुरल स्लीप, और ये क्या करते हैं, पेशेंट को काम कर देते हैं, एंजाइटी उसकी कम हो जाती है। ड्राउजीनेस यानी कि चक्कर आना, ड्राउजीनेस का मतलब क्या है, चक्कर आना।
तो इसके अंदर हल्के फुल्के थोड़े से ड्राउजीनेस आता है, चक्कर से हमें महसूस होता है, पर जो है पेशेंट है वो अवेक रहता है, वो कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस तो क्या बोले, मतलब जागता रहता है, सोता नहीं है। इसमें हाइप्नोटिक में क्या होता है कि पेशेंट जो है सो जाता है, उसका कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है एक तरीके से। सिडेटिव्स को कम डोज में देंगे तो सिडेटिव की तरह काम कर सकते हैं कुछ ड्रग्स, और वही ड्रग अगर ज्यादा डोज में देंगे तो हाइप्नोटिक की तरह काम कर देता है। पेशेंट कैन आंसर क्वेश्चंस और रिस्पॉन्ड, तो सिडेटिव्स के केस में जो है पेशेंट रिस्पॉन्स देता है, पर पेशेंट अगर सो ही गया तो क्या ये रिस्पॉन्ड देगा, तो पेशेंट कैन नॉट रिस्पॉन्ड इजीली। एग्जाम्पल क्या होगा, स्मॉल डोज में अगर क्लोरल हाइड्रेट देंगे या डाइजेपम देंगे तो ये क्या किस तरीके से काम करेंगे, सिडेटिव्स की तरीके से काम करेंगे। और के पीछे गए, अगर क्लोरल हाइड्रेट की तरीके से कैसे काम करेंगे, मतलब क्लोरल हाइड्रेट अगर लार्ज डोज में देंगे या बारबिटूरेट्स देंगे तो वो हाइप्नोटिक की तरीके से काम करेंगे। ओके, अगला है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब इनकम्पैटिबल क्या होगा, अगर आपके कभी किसी के साथ रिलेशन रहे हो और उसने ब्रेकअप करने का बोला हो तो क्या बोलेंगे कि हम कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, तो यानी कि हमारा मेल जोल है वो तालमेल जो है अच्छा नहीं बैठ रहा, तो ऐसा करके ब्रेकअप कर लेते हैं लोग। तो उस तरीके से एग्जाम्पल था, इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है कि मतलब तालमेल अच्छे से ना बैठना। तो फिजिकली मतलब उसका, मान लीजिए हम तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या है, फिजिकली इनकम्पैटिबल है। केमिकल इनकम्पेबिलिटी मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा, पर केमिकली नहीं बैठ रहा। मान लीजिए हम एसिड के अंदर बेस डाल देंगे तो उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा, तो वो क्या है, एक तरीके से केमिकल इनकम्पेबिलिटी है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो फिजिकल चेंज इन द मिक्सचर, अपीयरेंस में ही जो फिजिकल चेंज होंगे उससे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इनकम्पेबिलिटी। केमिकल रिएक्शन ऑकर बिटवीन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या किसे बोलते हैं, अलग अलग एक चीज को बनाने के लिए अलग जो भी हम चीजें डाल रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इनकम्पेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, इमिसिबिलिटी होगा, इंसोल्युबिलिटी होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग से लेयर देखेंगे, मान लीजिए हम पानी के अंदर तेल डाल देते हैं तो अलग से लेयर दिखेगी, घुलेंगी नहीं, ऊपर तेल तैरता रहेगा, नीचे पानी होगा। तो ये क्या है, फिजिकल इनकम्पेबिलिटी, जिसके अंदर क्या होंगे, विजिबल साइन इंसोलिबिलिटी होगी, अलग अलग लेयर्स हैं जो सेपरेट होंगी, अलग से लेयर्स दिखेंगी। केमिकल इनकम्पेबिलिटी यानी कि रिलीज ऑफ गैस, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, हमने दो ड्रग या दो चीजें मिलाई और उसके अंदर से गैस निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, या कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट टॉक्सिक बन गया, तो उससे क्या बोलेंगे हम, केमिकल इनकम्पेबिलिटी। सेफ्टी की बात करें तो ये यूजुअली इनर्ट होते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है किसी को भी, तो दिखने में बुरे लग सकते हैं पर कोई नुकसान नहीं होता। पर अगर हमने कोई केमिकली इनकम्पेटिबल ड्रग्स किसी को दे दिए तो क्या हो गया, वो काफी ज्यादा डेंजरस है, टॉक्सिक जहर तरीके से, या एक्सप्लोसिव यानी कि फट भी सकता है एक तरीके से, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं। तो मतलब केमिकल इनकम्पेबिलिटी है तो वो ड्रग्स हम यूज नहीं करेंगे। करेक्शन, इसको हम करेक्शन जो फिजिकल इनकम्पेबिलिटी है उसको हम ठीक कर सकते हैं कैसे, चम्मच से घोल दें, शेक कर दें, इमल्सिफाई कर दें। तो इमल्सिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, वरना देख लेना एक बार। इमल्सिफिकेशन वही होता है जैसे फैट को पानी के अंदर घोलना है तो कुछ साल्ट्स वगैरह की यूज से उसको डुबो देंगे ताकि वो अच्छे से घुल जाए, वही चीज है। पर जो केमिकल इनकम्पेबिलिटी है उसको हम फिक्स नहीं करते हैं, उस मिक्सचर को हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, यूज में नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे फिजिकल इनकम्पेबिलिटी के, जैसे कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो रहे, चाक पाउडर नीचे बैठ जा रहा है, तो यह फिजिकल इनकम्पेबिलिटी है। मिक्सिंग ऑफ एसिड विद एल्कलाई और क्लोरल हाइड्रेट विद एल्कलाई, तो इसका ये क्या है, केमिकल इनकम्पेबिलिटी है। ये पूछा जा सकता है। तो एम्पेरिकल थेरेपी और रेशनल थेरेपी, एम्पेरिकल में क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी ड्रग दे देते हैं कि मतलब ये बीमारी हो रही है, इस ड्रग से ठीक हो जाती है, पर हमें पता नहीं है कि वो कैसे ठीक होती है, उसका जो है
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो उस थेरेपी को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल थेरेपी। पर रेशनल थेरेपी किसे बोलते हैं, हमें पता है कि ये वाली बीमारी हो रखी है, ये वाला ड्रग देंगे तो ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये इस मैकेनिज्म से काम करेगा और फिर ये एनिमल जो है ठीक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल थेरेपी। तो दिस इज एम्पिरिकल थेरेपी इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन, तो पुराने हमने पहले भी यूज किया था तो ठीक हो गया था एनिमल, तो उसके हिसाब से जो है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज दे रहे हैं तो उसको एम्पिरिकल थेरेपी बोलेंगे। रेशनल थेरेपी ये साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से चलता है, पैथोलॉजी के हिसाब से चलता है, हमें पता है कि किस तरीके से ये ठीक होगा, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, वो सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ ही गया यहाँ पर। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ और व्हाई इट वर्क्स, तो एम्पेरिकल थेरेपी में हमें ये नहीं पता होता कि ये ड्रग कैसे काम कर रहा है, तो कैसे ये ठीक कर रहा है, बट वी कैन एक्सप्लेन रीजन एंड एक्शंस क्लियरली। तो रेशनल थेरेपी में हम बता सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, कि किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने से रोक दे रहा है, या किस तरीके से काम कर रहा है, इस चीज का हमें पता होता है रेशनल थेरेपी में। डायग्नोसिस, तो इसके अंदर हमें करेक्ट डायग्नोसिस भी नहीं कर पाते हैं कई बार, या डायग्नोसिस करने की कोई खास जरूरत होती नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब एनिमल को कुछ ऐसे सिम्टम दिखा रहा है तो ये वाला ड्रग दे दो बस। पर जो है अपना रेशनल थेरेपी में क्या होगा, उसके अंदर करेक्ट डायग्नोसिस करना पड़ेगा, हमें पता चलना चाहिए कि इसके होने के क्या कारण है, तो उस हिसाब से हम उसको ड्रग देंगे। रिलायबिलिटी, ये लेस रिलायबल है, मतलब इसके ऊपर हमें ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, ट्रायल्स या अप्रोच है इसके अंदर, ये ज्यादा रिलायबल है। रेशनल थेरेपी में हमें पता है कि क्या बीमारी है, क्या ड्रग देना है, वो सब। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल बिकॉज इट वर्क बिफोर, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि एम्पेरिकल थेरेपी में हमने कुछ ऐसा ड्रग दिया था जिसने पहले काम कर दिया था, तो वही फिर से दे देते हैं कि अब की बार भी ठीक हो जाएगा, एनिमल वैसे ही कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है, तो इसमें हम अपना हिसाब से क्या करते हैं, using antibiotics after testing with bacteria caused the infection, तो किस वजह से इन्फेक्शन हो उसका पता लगाने के बाद हम उसको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ये तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, एलपीएम में भी पढ़ा होगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ जो है तैयार होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमने सीधा ही एंटीबॉडीज मिल रही है किसी भी सोर्स से, मदर से कोलेस्ट्रॉल में अगर बच्चे को जो है एंटीबॉडीज मिल रही है तो उसे पैसिव इम्यूनिटी बोल देंगे। तो सोर्सेज, बॉडी मेक्स इट्स ओन एंटीबॉडीज, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, बॉडी हमारी अपनी जो एंटीबॉडीज है अपने आप बनाएगी, पर इसमें जो है एंटीबॉडीज बोरो की जाती हैं, उधार दी जाती हैं, एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, एंटीबॉडीज को बाहर से लिया जाता है। टाइम टू डेवलप, एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगता है, कुछ वीक तक का भी टाइम लग सकता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर वैक्सीन देते हैं किसी एनिमल को, वैक्सीनेशन उसका करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, वैक्सीन दे दिया तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, उसकी सेल्स को पता लग जाएगा कि ये कुछ बाहर से आया है, इसके खिलाफ क्या जो है अपनी क्या एंटीबॉडी निकाल रही है जिससे ये खत्म हो जाए। तो जब असली वाला इन्फेक्शन होगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी पहले से तैयार होगी, तो इससे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, अगर किसी को कोई बीमारी हो ही रखी है, कोई इन्फेक्शन हो ही चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी देंगे, उसको हम देंगे पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि सीधा एंटी सीरम दे देंगे या एंटीबॉडीज उसको सीधा हम देंगे। ड्यूरेशन, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, सालों तक चल सकती है। एक बार कोई हमने किसी एनिमल को एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करी किसी भी तरीके से, वैक्सीनेशन की वजह से या फिर वैक्सीनेशन देके, या फिर हो सकता है उसको असली में कोई बीमारी हो गई हो, तो वो दोबारा उस बीमारी से ससेप्टेबल कम होगा, और उसके अंदर दोबारा उस बीमारी के होने के चांसेस कम होगी, क्योंकि उसकी बॉडी उसको पता हो गया होगा तब तक कि ये अगर ये वाला इन्फेक्शन आ रहा है तो हमें ऐसे एंटीबॉडीज बनानी है, तो वो लड़ लेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो है इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पर जो पैसिव इम्यूनिटी है वो टेम्परेरी होती है, वीक्स से मंथ्स तक ही काम दे सकती है। मेमोरी, मेमोरी इसमें बनेगी, इम्यूनोलॉजिकल जो है मेमोरी बन जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। एक बार कोई बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन आ चुका हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ हमें पता है कि अभी क्या बनाना है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। एग्जाम्पल क्या होंगे, वैक्सीनेशन हो गया जैसे एफएमडी,
एफएमडी के लिए हमने वैक्सीन दिया तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया जैसे, या एंटीसीरम दिया तो वो क्या हो गए, अपने पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हो गए। चलिए अगली पर चलते हैं। लोशन, व्हाइट लोशन आ रहा है कुछ दिमाग में? लिनीमेंट्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। तो लोशन को कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन कैसे होता है? अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब रगड़ना नहीं है, बस डैब करना है स्किन पर, लगाया और थोड़ा हाथ से टैप 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 पैट कर दिया, डैब कर दिया, जो भी आप बोलते हो, मतलब थप थप लगा के, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा मलना मलना है हल्का फुल्का, इसमें फ्रिक्शन से रगड़ना नहीं है। पर लिनीमेंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन के साथ स्किन के ऊपर हम रगड़ते हैं, जैसे मूव वगैरह लगाते हैं तो हम रगड़ते हैं उसे, तो वो क्या होते हैं, लिनीमेंट्स होते हैं, जिसको रगड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन से तो वो है लिनीमेंट, और अगर हमें वैसे टैपिंग करके अप्लाई करें तो वो लोशन होगा। स्किन कंडीशन कहाँ यूज करते हैं हम लोशन को, यूज ऑन ब्रोकन और कट स्किन, अगर कहीं से कट लगा हुआ है तो हम उसके ऊपर लोशन लगा देते हैं, या फिर कहीं से खाल वाल फटी हुई है तो वही बात है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोशन यूज कर देते हैं। लिनीमेंट्स यूज ऑन अनब्रोकन स्किन ओनली, नेवर ऑन कट्स, तो जो है लिनीमेंट्स का कहाँ यूज करेंगे, अनब्रोकन स्किन पर यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमें कट लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम आयोडेक्स थोड़ी लगाएंगे, मुंह थोड़ी लगाएंगे, ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी, तो अनब्रोकन स्किन पर जो है लिनीमेंट्स का यूज करेंगे। तो लोशन जो होते हैं यूजुअली एक्वस या वाटरी या एल्कोहल बेस्ड होते हैं मोस्टली, तो एक्वस होते हैं। लिनीमेंट्स होते हैं वो ऑयली भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, सोपी बेस्ड भी हो सकते हैं। इसके अंदर पर्पस क्या होता है, आराम पैदा करना, सूजनिंग या कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, या एंटीसेप्टिक इफेक्ट हो सकता है लोशन का। लिनीमेंट्स का क्या होता है, काउंटर इरिटेंट और पेन रिलीफ जो है उसके लिए हम यूज करते हैं लिनीमेंट्स। यानी कि मान लीजिए हमारी क्या होता है, असल में क्या होता है कि मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी की मसल में कोई दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं वो कोई लिनीमेंट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, रगड़ के लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ऊपर जो है हमारी स्किन, उसके अंदर जो इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, जलने लग जाएगी एक तरीके से खाल, मतलब एक तरीके से इरिटेशन होगा, तो नीचे वाला जो दर्द है उसे भूल जाएगी बॉडी, और ऊपर वाले की दर्द की तरफ जो सेंसेस है हमारी बॉडी की वो आ जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ पागल बनाया जाता है लिनीमेंट के केस में। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैलामाइन लोशन हो गया, बोरिक एसिड लोशन हो गया, लिनीमेंट जैसे टर्पेंटाइन लिनीमेंट हो गया, कैम्फर लिनीमेंट हो गया, कैम्फर यानी कपूर वाला ही कैम्फर है ये, टर्पेंटाइन ये जो तारपीन का तेल बोलते हो वैसा ही ऑयल होता है, वही ऑयल होता है, पर मेडिसिन में वो वाला जो पेंट में यूज करते हैं वो वाला नहीं करते, उसके लिए अलग से ऑयल आता है। फिर लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे, जैसे कि आप लोगों ने एलपीएम में देखा होगा डिस्क बडिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करेंगे। या किसी छोटे से ट्यूमर को निकालना है, बॉडी के हाथ के ऊपर है, यानी कि हाथ पे हो सकता है या फिर पैर के ऊपर हो सकता है, तो उस ट्यूमर को निकालने के लिए हम पूरी बॉडी को सुन थोड़ी करेंगे, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो उसके चारों तरफ क्या करेंगे, नीडल से जो है एनेस्थेटिक ड्रग से डाल देंगे, तो वो वाला हिस्सा जो है सुनना हो जाएगा और वहां पर हम सर्जरी कर देंगे। तो एक्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, तो स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर एक्ट करेगा। जो जनरल एनेस्थेसिया है वो पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, सिस्टमिकली जो है फंक्शन करेगा। कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना में रहेगा या एनिमल या नहीं, तो कॉन्सियसनेस जो है खत्म नहीं होगी, कॉन्सियसनेस इज नॉट लॉस्ट, एनिमल इज अवेक, जो एनिमल है वो जागता रहेगा। पर इसमें जो है जनरल एनेस्थेसिया उसके अंदर कॉन्सियसनेस खत्म हो जाएगी, एनिमल सो जाएगा एक तरीके से। अप्लाई टॉपिकली और इंजेक्टेड लोकली, तो जो है लोकल एनेस्थेटिक्स को कहाँ यूज करेंगे, टॉपिकली यानी ऊपर ऊपर ही यूज करते हैं, या लोकली जहाँ पर भी हमें कुछ करना है या जहाँ से भी सुन करना है वहीं पर यूज करेंगे टॉपिकली, या इंजेक्टेड लोकली यूज करेंगे। पर जो जनरल एनेस्थेसिया वो कैसे दे सकते हैं हम, आईवी इंट्रावेनस दे सकते हैं, या इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, सांस के थ्रू दे सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया एक तरीके से। रिस्क क्या होगा, जो लोकल एनेस्थेटिक है वो सेफ होता है क्योंकि एनिमल कॉन्शियस है एक तरीके से,
कॉम्प्लिकेशन बहुत कम आती है। पर जो जनरल एनेस्थेसिया उसमें हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सांस उसको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, पल्स रेट जो है वो ठीक है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का रिस्क होता है इसके अंदर, जनरल एनेस्थेसिया के अंदर, तो ये ज़्यादा रिस्की होता है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे लिग्नोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, केन वाले आएंगे ना, वो सब अपने क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जैसे के को हमारा बचा हुआ है अभी तो। जनरल एनेस्थेसिया के एग्जांपल क्या होंगे, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, केटामाइन हो गया, ये सब जनरल एनेस्थेसिया की जो है एग्जांपल्स हैं। अगला है काउंटर इरिटेंट, ये लिनीमेंट्स वाले ही तरीके से की चीजें हैं, तो कुछ अलग नहीं है खास। तो काउंटर इरिटेंट क्या होंगे, इरिटेशन करवा देंगे, रूबेफिशिएंट, ये रेडनेस करवा देंगे, एक तरीके से ही काम करते हैं वैसे तो ये, पर ये थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होता है, मतलब ज्यादा इरिटेशन करवाता है, ये इरिटेशन वैसा खास नहीं करवाता, काफी माइल्ड एक्शन होता है इसका। तो काउंटर इरिटेंट क्या होते हैं, एजेंट सप्लाई टू प्रोड्यूस सुपरफिशियल इरिटेशन टू रिलीव डीप पेन, तो वही बात है, ऊपर ऊपर की जो सुपरफिशियल इरिटेशन कराएंगे तो अंदर जो गहराई में जो है मसल में अगर कोई पेन है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। पीछे बताया था जो जोड़ों में दर्द है या मसल में किसी में दर्द है तो। ये रूबेफिशिएंट क्या होते हैं, एजेंट दैट प्रोड्यूस रेडनेस ऑफ स्किन, आर से रेडनेस याद रखना है, रूबेफिशिएंट से रेडनेस, तो ये ऐसे हैं जो कि स्किन के अंदर रेडनेस प्रोड्यूस करवा देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, रूबेफिशिएंट। मैकेनिज्म कैसे होगा, काम कैसे करेंगे, रिलीव्स पेन बाय डिस्ट्रैक्शन, तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारी मसल के अंदर गहराई में जो है हमें दर्द था, पर ऊपर की तरफ हमने जैसा कुछ काउंटर इरिटेंट लगाया तो ऊपर की तरफ ज्यादा जलन मचने लगी, इरिटेशन ज्यादा होने लगी, तो नीचे वाला जो दर्द था वो भूल जाएगा दिमाग, इस तरफ उसका जो है अटेंशन आ जाएगा, ऊपर की तरफ अटेंशन आ जाएगा, तो वही बात है काउंटर इरिटेंट वाला। रूबेफिशिएंट कैसे काम करते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देते हैं, जैसे हम सरसों के तेल की मालिश करते हैं, तो जो है मालिश करने से क्या होगा, जो मसल बोल रहा हूँ, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, अच्छा ब्लड सप्लाई आएगा, तो उससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन, यानी कि वेन्स का या ब्लड वेसल्स का जो है, सॉरी वेन्स तो नहीं, ब्लड वेसल्स का जो है डायलेशन होगा, वेन्स और आर्टरी सब चीजों का डायलेशन हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो रेडनेस आ ही जाएगी। इंटेंसिटी माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग होती है, किसी में थोड़ी सी कम, कुछ ज्यादा इरिटेशन करने वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल से इरिटेशन करने वाले होते हैं, तो जैसे ब्लिस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेशन करवा देते हैं, पुस्टुलेंट होते हैं वो कम इरिटेशन करवाते हैं, ये एग्जांपल है एक तरीके से टाइप्स हैं काउंटर इरिटेंट्स के। इसका जो एक्शन होता है वो माइल्ड होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन को क्या बोलते हैं, रूबेफिशिएंट, तो इसका एक्शन जो है माइल्ड होता है, कुछ ज्यादा इरिटेशन नहीं होती है। यूज्ड फॉर डीप सीटेड मसल और जॉइंट पेन, तो काउंटर इरिटेंट्स का अगर मतलब गहराई में मसल में या जॉइंट में पेन है तो उसके लिए हम काउंटर इरिटेंट्स का यूज करते हैं। हल्का फुल्का मतलब अकड़न आई हुई है, थोड़ा बहुत पेन है, तो उसके लिए हम रूबेफिशिएंट्स का यूज करते हैं, यूज्ड फॉर माइल्ड मसल स्टिफनेस और पेन। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे काउंटर इरिटेंट्स का, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टर्पेंटाइन ऑयल हो सकता है, आयोडीन ऑइंटमेंट हो सकता है। रूबेफिशिएंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल, कैम्फर लिनीमेंट, तो टर्पेंटाइल ऑयल या आयोडीन ऑइंटमेंट तो काउंटर इरिटेंट के हो गए, मस्टर्ड ऑयल जैसे कि सरसों के तेल की मालिश करते हैं, कैम्फर लिनीमेंट, तो ये रूबेफिशिएंट की तरीके से काम करेंगे। वी सस्पेंशन और इमल्शन, सस्पेंशन और इमल्शन, तो देख लेते हैं क्या लिखा है, ए बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्ड कंटेनिंग इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, तो दो चीजों का मिश्रण होता है सस्पेंशन, जिसमें एक तो लिक्विड होगा और एक क्या होगा, इनसोल्युबल, जो कि घुलेंगे नहीं, सोल्यूबल नहीं होंगे, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। तो कुछ दवाइयां आप लोगों ने देखी होगी जिसे हम बोलते हैं कि वो अच्छे से मिला के शेक करके लीजिएगा, तो उसके अंदर हम अलग से देखते हैं कि कुछ चीजें नीचे की तरफ जमा हो जाती हैं, तो क्या होता है, सस्पेंशन होता है। इमल्शन में क्या होता है, इसमें दोनों चीजें क्या होंगी, लिक्विड होंगे दोनों, पर वो एक साथ मिलेंगे नहीं, जैसे पानी और जो है तेल हो गया वो हो गया, तो इमल्शन कुछ ऐसा होगा। फेजेस, तो इसमें एक सॉलिड, वही बात दोबारा रिपीट करें कि इसमें सॉलिड फेज होगा, इसमें एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड फेज होगा, इसके अंदर दोनों जो लिक्विड फेज में मिलेंगे। डिस्पर्स्ड फेज हो सकता है या कंटीन्यूअस, आपके काम का नहीं है। अपीयरेंस, दिखने में कैसे होंगे, सस्पेंशन कैसे दिखेंगे,
ये क्लाउडी से देखेंगे, मतलब ओपेक दिखेंगे, इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाएगी या इसके आर पार नहीं दिख पाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा, अगर आपको ध्यान भी हो, कोई दवाई ऐसी देखी हो, तो ये क्लाउडी सा होगा, ओपेक होगा। और जो है पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठने की, जैसे ये अपनी बोतल है, हमने अभी मिलाया था, पार्टिकल्स पूरी की पूरी बोतल में मिल गए थे। तो हम इसको बोतल की शेप का भी बना देते हैं। ये अपनी बोतल है, इसमें अपना सस्पेंशन, तो पहले मिलाया तो सारी जगह आ गए थे, पर अभी जैसे जैसे अपना जो है हमने इसको रख दिया, तो क्या हुआ, नीचे की तरफ जो है एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। पर इसमें क्या होगा, इमल्शन में मिल्की या क्रीमी सी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। जैसे मिल्क है वो नेचुरली एक इमल्शन ही है। लेबल क्या देखने को मिल सकते हैं सस्पेंशन पर, शेक वेल बिफोर यूज, ताकि ये जो है वापस से जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे मिल जाए। इसमें भी शेक वेल बिफोर यूज मिलता है, देखने को मिलता है, ताकि जो ऊपर नीचे लेयर अलग से बन गई है वो सारी सारी मिल जाए। एग्जाम्पल क्या होंगे, चौक मिक्सचर, ये तो मतलब ऐसे नहीं होगा अपना मेडिसिन या फार्मेसी के अंदर। मेलोक्सिकैम का जो सस्पेंशन आता है उसको पहले हम जो है अच्छे से शेक करते हैं। इसके अलावा टर्पेंटाइन लिनीमेंट हो गया, कोड लीवर इमल्शन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इमल्शंस की तरीके से काम करते हैं। मतलब दो लिक्विड है पर अच्छे से मिले नहीं होते, अलग अलग लेयर बन जाती है, तो इसको इमल्शन बोलते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है कि जो मिले ना, इमिसिबल का क्या मतलब है, जो घुले ना, अलग ही रह जाए। ये आ गया अपना ड्रग। एन एक्टिव केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू क्योर डिजीज। तो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज होगी, ये कोई ऐसा केमिकल होगा बॉडी के अंदर जो किसी डिजीज को ठीक कर देगा। प्लेसेबो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस दैट लुक लाइक ड्रग। तो जैसे अगर कोई बूढ़ा आदमी है, किसी को ऐसा मतलब वहम ही हो जाए ये, तो क्या कर देंगे, हम उसको प्लेसेबो दे सकते हैं। यानी कि उसको वहम ना हो कि वो ठीक हो गया, हमने उसको दवाई दे दी, वो ठीक हो गया, उसको मतलब वहम ना हो, तो उसका उसको हम क्या दे सकते हैं, विटामिन की टैबलेट्स दे सकते हैं या ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो प्लेसेबो मतलब असल में ये कुछ काम नहीं करेगा, कोई इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा, पर प्लेसेबो इनएक्टिव होगा। पर मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन, संतुष्टि के लिए हम उसको ये दे देते हैं, ताकि वो मेंटली उसको ऐसा लगे कि उसने वो अभी ठीक हो गया, उसने ड्रग ले लिया है, कुछ उसने कोई दवाई ले ली है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन्स मेडिसिनल केमिकल्स, तो मेडिसिन होंगी इसके अंदर, तो ड्रग के अंदर तो, पर इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती। जैसे क्या हो सकता है प्लेसेबो के अंदर, शुगर हो सकती है, या स्टार्च हो सकती है, या नमक हो सकता है, मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं, कोई मेडिसिन नहीं, दवा नहीं मिलेगी इसके अंदर। पर्पज क्या होगा, ड्रग का काम तो होगा कोई ना कोई बीमारी को ठीक करना या होने से रोकना। used in clinical trials to compare results और satisfy patient, तो clinical trials में भी प्लेसेबो का यूज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क्स बाय फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन बॉडी, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा बॉडी के अंदर, वैसे काम करेगा। ये मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हम प्लेसेबो देते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, पैरासिटामोल टैबलेट हो गया जो कि फीवर को कम करेगा। प्लेसेबो का एग्जांपल क्या होगा कि चीनी वाली मतलब शुगर पिल्स हो गई, या डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन, मतलब जो है ऐसे ही डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया, वो क्या होगा, एक तरीके से प्लेसेबो हो गया। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर देख लेते हैं एक बार, ताकि आगे कभी भी ऐसा वर्ड आए तो देखते हैं आगे क्या है। चलो देख ही लेते हैं एक बार। एगोनिस्ट एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं, तो ये वही है, अभी हमने शुरू में बताया था कि कुछ चीजें कैसे काम करती हैं, जैसे खटके की तरह काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी फंक्शनिंग को, जैसे ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की एंडिंग्स पर क्या होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ केमिकल जाके लगेंगे, जिससे क्या होगा, दिमाग के अंदर क्या आ जाएगा, सिग्नल जाएगा, फिर दिमाग उसके हिसाब से कुछ भी काम करना होगा वो वापस से सिग्नल्स भेजेगा, कुछ भी काम करना होगा वो करवाएगा। तो डेफिनेशन क्या है एगोनिस्टिक्स की, द ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स इट, तो एक्टिवेट ऑन कर देगा, ऐसा ड्रग होगा जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। एंटेगोनिस्ट, एंट मतलब एंटी,
आई क्यों नहीं आया, क्योंकि वोवेल है, मतलब एग्जाम्पल मतलब याद रखना, एंट एगोनिस्टिक मतलब उल्टा काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर से और ब्लॉक कर देगा उसे। नेचुरली बॉडी के अंदर जो है उससे मैकेनिज्म को, बॉडी के केमिकल्स को मिमिक करेगा। एगोनिस्टिक ये बॉडी के केमिकल्स को रोकने से रोकेगा, मतलब काम करने से रोक देगा। एंटागोनिस्टिक प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा ये एगोनिस्टिक ड्रग्स। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रोक देंगे, बल्कि चीजों को ब्लॉक कर देंगे। की एंड लॉक, लाइक ए की दैट ओपन्स द लॉक, तो ये एक तरीके से कैसे काम करेगा, जैसे कि एक चाबी है वो लॉक खोल देगा, मतलब ताले को खोल दे कोई चाबी, तो वैसे काम करेगा। मतलब किसी चीज को जैसे क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए हमारी जो है बॉडी, उसको नींद हमें नींद नहीं आ रही है, तो हमें कुछ पिल्स ले रहे हैं ताकि वो क्या करें, नींद वाले जो रिसेप्टर उनसे बाइंड हो जाएंगे, ताकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डिप्रेस होने लग जाएगा और नींद के जैसा हमें महसूस होने लग जाएगा। पर जैसे हमने कैफीन ले लिया, कॉफी पी रहे हैं, नींद लाने के लिए हम कॉफी पी रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वो रोक देगा अपने जो है, क्या बोलते हैं इसे, कॉफी पी रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा, रोक देगा, ऐसे रिसेप्टर्स को डिप्रेस कर देगा। मान लीजिए हमें थकान तो हो रखी है, हमें नींद आने वाली है, पर वो रिसेप्टर्स को ऐसे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा जिससे थकान वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो नहीं जाएंगे, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस नहीं करेगा, एक्टिवेट ही रखेगा। आई गेस समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। तो लाइक की डेट ओपन्स लॉक, तो ऐसी जैसे कि एक चाबी है वो किसी ताले को खोल रही है, ये एक तरीके से ऐसी चाबी है जो लॉक को जाम कर दे रही है, उसकी खुद की चाबी नहीं है, पर उस चाबी मतलब ताला खुलने नहीं दे रही है, ऐसी चाबी है ये। एग्जाम्पल क्या होगी, एड्रेनलिन जो कि हार्ट को स्टिमुलेट कर देगा। एड्रेनलिन का क्या काम होता है, मतलब हार्ट को स्टिमुलेट कर देगा, जैसे कुत्ता देख लिया तो भाग रहे हैं, एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट कर दिया। एट्रोपिन, जैसे कि एट्रोपिन का यूज कब करते हैं, प्री एनेस्थेटिक ड्रग के तरीके से यूज करते हैं, तो जैसे वो अपना जो है स्लाइवा की सिक्रीशन को रोक देता है। तो एंटागोनिस्ट मतलब उल्टा काम करेंगे। खैर इतना जरूरी नहीं था, पर अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आगे भी काम आएगा ये कहीं ना कहीं। जेनेरिक नेम और ट्रेड और ब्रांड नेम, तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, मोटा मोटा देख लेते हैं। तो जेनेरिक नेम मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे पैरासीटामोल है, वो एक जेनेरिक नेम है, मतलब द ऑफिशियल साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रग। किसी ड्रग का साइंटिफिक नेम को क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम। पर अगर कोई कंपनी है वो अपने ड्रग को किसी नाम से बेच रही है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल नेम। ये क्या होता है, ट्रेड नेम या ब्रांड नेम क्या होता है, कॉमर्शियल नेम, कंपनी के द्वारा दिया गया नाम होता है। नो वन ओन्स इट, ये पब्लिक होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब सब यूज कर सकते हैं इसको, मतलब ये नाम से। तो पर जो है ओन्ड बाय फार्मास्यूटिकल, ये उनका ट्रेडमार्क होता है कि उनका जो नाम है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। उनके जो कंसिस्टेंसी, तो इसकी जो जेनेरिक जो ड्रग्स होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी वर्ल्ड वाइड में सब जगह एक जैसी होती है, पर ये अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेंज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग कंसिस्टेंसी हो सकती है। जेनेरिक जो ड्रग्स आते हैं वो चीपर होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। अगर कंपनी के ड्रग्स लाएंगे हम, कुछ दवाइयां कंपनी की आती है जैसे इंटास हो गया, या अलग अलग कंपनी आप लोग खुद भी जानते होंगे, तो वो महंगी दवाइयां आती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ओजी टेट्रासाइक्लिन, जिसे हम ओटीसी भी बोल देते हैं, तो ये क्या होंगे, जेनेरिक नेम। इसके अलावा टेरामाइसिन हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सब ब्रांड नेम्स हैं। टॉक्सिन और टॉक्सोइड जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो कवर। टॉक्सिन क्या होते हैं, ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो भी पॉइजनस चीजें निकालेगा, सब्सटेंस निकालेगा, जिसकी वजह से अलग अलग चीजें हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग, जैसे बुखार हो गया, अलग अलग चीजें होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, टॉक्सिन। टॉक्साइड क्या देते हैं, आपने सुना होगा नाम, टेटनस टॉक्साइड सुना है। तो टॉक्साइड होते क्या है, ये टॉक्सिन को मॉडिफाई करके बनाते हैं ताकि वो ज्यादा पॉइजनस ना रहे उस टाइम तक, मतलब हमारी बॉडी को हार्म ना करे। टॉक्सिन हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, पर टॉक्सोइड क्या होते हैं, मॉडिफाइड टॉक्सिन होते हैं, जो कि अभी पॉइजनस नहीं होते, मतलब हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, जहर के तरीके से काम नहीं करेंगे। हार्मफुलनेस हाईली डेंजरस, काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बीमारी करवा सकते हैं। ये हार्मलेस होते हैं, सेफ होते हैं यूज करने के लिए, बीमारी नहीं करवाते हैं।
इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन करवाने के लिए या इन्फेक्शन में क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होते हैं, जैसे टेटनस के अंदर टॉक्सिन रिलीज होते हैं, पर टेटनस की वैक्सीन जिसे हम टेटनस टॉक्सोइड बोलते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं टॉक्सोइड का। एंटीजेनिसिटी, इसके अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट होगी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनेगी बॉडी के अंदर। इसके अंदर भी एंटीजेंस होंगे जो कि वैक्सीन के अंदर भी एंटीजेंस तो होते हैं ताकि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स आए, ताकि बॉडी जो है उसको खत्म करे, मतलब एंटीबॉडीज बनाए उसके खिलाफ, ताकि जब असल में कोई इन्फेक्शन हो तो क्या हो, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी हो उसके खिलाफ। एग्जाम्पल क्या हुआ, टेटनस टॉक्सिन जो कि जोखला कर लोकजा करवा देगा, यानी कि जाड़े बुझो, सुना भी होगा आप लोगों ने जाड़ी बुझना। तो वो क्या होता है, मुंह की जो मसल्स हैं उनको बिल्कुल उनके अंदर क्या है, उनको बिल्कुल कस के बंद करवा देगा, मुंह खुलेगा नहीं। तो टेटनस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट जो है उसका साइन होता है, सिम्टम होता है लोकजा, तो वो करवा देता है। इसके अलावा क्या होता है, टेटनस टॉक्सोइड का जो इंजेक्शन देते हैं अपन, मतलब अगर हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर लोहे से अपन को कुछ लग गया तो घर वाले क्या बोलते हैं कि टीटी का इंजेक्शन लगवा ला भाई, टेटनस वाला इंजेक्शन लगवा ला। तो क्या होता है, टेटनस टॉक्साइड होता है असल में वो। ये आ गया बोलस। बोलस का आप पता ही है आपको, इलेक्चुअरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्चुअरी वैसे पूछ लिया जाता है। शेप, बोलस का शेप जो है लार्ज होगा, सॉलिड होगा ये, और सिलिंड्रिकल शेप में हो सकता है, ओवल मास हो सकता है, तो कुछ एक तरीके से बड़ी गोली, बड़ी गोली एक तरीके से बोल सकते हैं अपन इसको। इलेक्चुअली क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच की चीज होती है, सॉफ्ट पेस्ट की तरह काम करता है, जैसे कि जैम हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, स्वेलो डायरेक्टली, सीधा हम इसको निकलवाएंगे, फोर्सफुली हम उसको देंगे मुंह में ताकि वो उसके पेट में सीधा चला जाए। इसको क्या करते हैं, उसकी दांतों पर या जीभ के ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि उसको वो लीक करता रहे और उसका एक्शन होता रहे। कंसिस्टेंसी किस कैसी होगी इसकी, हार्ड होगी, फर्म कंसिस्टेंसी होगी, वही सॉलिड वाली बात है। सॉफ्ट, इलेक्चुअली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, चिपकी चिपकी होती है, स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि हनी हो गया, या फिर क्या होता है ट्रेकल बेस हो गया। ट्रेकल किसे बोलते हैं, मतलब एक तरीके से पिघला हुआ गुड़ के तरीके से बोल सकते हैं, ट्रेकल उसे ही बोलते हैं। एनिमल्स यूज फॉर लार्ज एनिमल्स के अंदर बोलस दिया जाता है, कैटल हॉर्स के अंदर। यूज फॉर एनिमल दैट कैन नॉट स्वेलो और सोर थ्रोट, किसी के गले में प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है तो, या स्वेलो नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या देते हैं, इलेक्चुअरी देते हैं। प्रिपरेशन मेड बाय रोलिंग डो, मतलब कैसे बनाते हैं, एक तरीके से डो के अंदर लपेट लपेट के बना देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेड बाय मिक्सिंग पाउडर विद सिरप, सिरप के अंदर या हनी के अंदर जो है जो भी हमें दवाई मिलानी है, ड्रग मिलाना है, उसको मिला के क्या बना देते हैं, इलेक्चुअरी। ये क्या था, मतलब डो, मतलब डो तो पता है, आटे, आटे के अंदर लपेट लपेट के जो बनाया उसे बोलस बोल देते हैं, जिसे हम आम भाषा में गोली ये बोलते हैं, अगर सुना हो तो। अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप जानते भी होंगे। टिंचर और स्पिरिट, एक सी सी बात है, बस एक मेन इम्पोर्टेंस का इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वो है कि टिंचर जो होता है वो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं। पर जो स्पिरिट होता है उसके अंदर एल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। यही मेन डिफरेंस है। नॉन वोलेटाइल है तो जो अपना टिंचर होगा, उस वोलेटाइल है तो उसके अंदर क्या होगा, जो है स्पिरिट होगा वो। इसके अलावा सोर्स क्या होगा, मेड फ्रॉम क्रूड ड्रग्स, प्लांट और केमिकल से सीधा, मतलब क्रूड का मतलब कच्चे माल से या कच्चे ड्रग से, मतलब एक तरीके से सीधा बन जाएगा। ये वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल केमिकल्स की हेल्प से बनेगा। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, मैसरेशन कर सकते हैं या परलोकेशन कर देते हैं। मैसरेशन देखा था ना, अभी बताया था। परलोकेशन भी वैसा ही कुछ होता है, एक पानी के साथ ही उसको भी सॉल्वेंट के अंदर ही घोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन या डिस्टिलेशन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यूजेस मोस्टली इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए हम टिंचर का यूज करते हैं। कार्मिनेटिव्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए हम स्पिरिट का यूज करते हैं। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, आगे क्वेश्चन बना रखा है, पर चलो आगे ही बता देंगे। टिंचर आयोडीन और टिंचर बेंजोइन, तो इसकी तरीके से हम एग्जांपल हो गए टिंचर के, टिंचर आयोडीन या टिंचर बेंजोइन। क्लोरोफॉर्म और क्या हो गया, स्पिरिट, एरोमेटिक स्पिरिट अमोनिया, ये स्पिरिट के एग्जांपल हो गए। चलिए आगे देखते हैं।
ये भी वैसा ही कुछ है, ऑइंटमेंट, पेस्ट और क्रीम। ऑइंटमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो है ऑयली बेस होता है, मतलब चिकना होता है एक तरीके से। पेस्ट क्या होता है, ये सॉलिड सा होता है। पेस्ट तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे टूथपेस्ट होता है उस तरीके से पेस्ट बनाते हैं। क्रीम क्या होता है, क्रीम भी आपको पता है, इमल्शन। इसके अंदर जो है इमल्शन बेस होगा, इसके अंदर ऑयली या फैटी बेस होगा, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा फैट के अंदर। ऑइंटमेंट है वो लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब अगर हमने तेल लगाया है स्किन के ऊपर तो लंबे टाइम तक रहेगा, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और लंबे टाइम तक स्किन के ऊपर टिका रहेगा। पेस्ट होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है और सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखता है। क्रीम क्या होती है, एब्जॉर्ब रैपिडली इनटू स्किन। तो ये क्रीम जो है वो जल्दी से हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। टेक्सचर कैसा कैसा होता है ऑइंटमेंट का, सॉफ्ट और ग्रीसी होता है। पेस्ट का कैसा होता है, स्टिफ और लेस ग्रीसी होता है, मतलब ज्यादा चिकना नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर सॉलिड की मात्रा ज्यादा, तो सॉलिड ज्यादा है तो वो स्टिफ स्टिफ होगा, मतलब स्टिफ मतलब एक तरह से कठोर होगा थोड़ा सा। और क्रीम क्या, वो ज्यादा सॉफ्ट होगी और ग्रीसी भी कम होगी क्योंकि कम ऑयल का जो है मात्रा उसमें के अंदर ऑयल या फैट की मात्रा कम होगी। कहाँ यूज करते हैं ऑइंटमेंट को, ड्राई या स्केली स्किन रीजन्स है तो उसके ऊपर यूज करेंगे। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वुंड के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, जैसे जिप का आपने नाम सुना हो तो जिंक आयोडोफोम, जिंक ऑक्साइड, आयोडोफोम, पैराफिन पेस्ट, तो वहां यूज कर सकते हैं। क्रीम्स का मॉइस्ट जगह पर या फिर कोई मतलब ऐसा घाव है जिसके ऊपर जिसके अंदर से कुछ एक्सुडेशन हो रहा है, तो ऐसे घाव पर क्या यूज करेंगे, मतलब नरम घाव है तो उसके ऊपर हम क्रीम का यूज करेंगे, और जैसे सूखा हुआ घाव है, ड्राई स्केली है, तो उसके अंदर हम ऑइंटमेंट का यूज करेंगे। ऑइंटमेंट का एग्जांपल क्या है, सल्फर ऑइंटमेंट हो गया, जीप हो गया, या जिंक ऑक्साइड पेस्ट हो गया, या सेट्रीमाइड क्रीम हो गई, क्रीम का एग्जांपल। इसको बाद में करेंगे, कोई खास नहीं, इतना याद रख लो आप। चलो बाद में देखते हैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट है, कार्मिनेटिव्स और एंटीजाइगोमेटिक्स। तो कार्मिनेटिव्स ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर गैस बन जाती है, तो उसको गैस को बाहर निकलवाने के लिए जो हेल्प करते हैं जो ड्रग, उन्हें कार्मिनेटिव्स बोलते हैं। एंटीजाइगोमेटिक्स क्या होते हैं, जो गैस को बनने से रोकते हैं। एंटीजाइगोमेटिक्स तो पीछे में देखा था हमने। तो कार्मिनेटिव्स एजेंट्स दैट हेल्प एक्सपेल और रिमूव गैस फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन। तो पेट के अंदर कोई गैस बन जाए या इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस बन जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एजेंट्स का, जिन ड्रग्स का यूज करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, कार्मिनेटिव्स। जैसे फाकी वगैरह लेते हैं, फाकी तो नहीं, जैसे हींग वगैरह, एसो फोर्टिडा, जैसे हाँ ये रहा, जिंजर, एनिसिड, इन सब का मिक्सचर करके हम लेते हैं। और दूसरा है एंटी जाइगोमेटिक्स, एजेंट्स दैट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि गैस को बनने से ही रोक देंगे। एक्शन कैसे काम करेंगे कार्बोनेटिव्स, दे रिलैक्सेस द स्पिंचर ऑफ टू लेट गैस आउट, बर्पिंग और फार्टिंग। तो ये जो है अपने हमारे जैसे स्टमक है, इसके अंदर स्पिंचर होता है, तो उन स्पिंचर्स को, या हमारी पूरी बॉडी के अंदर अलग जगह है जो स्पिंचर्स होते हैं, तो उन स्पिंचर्स को जो है रिलैक्स करवा देते हैं ये जो कार्बोनेटिव्स है वो, जिसकी वजह से या तो बर्पिंग होगा यानी कि डकार आएगा, या फार्टिंग यानी कि जो है गैस पास होगी। इसके अलावा जैसे एंटीजाइगोमेटिक्स होंगे, दे स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ही रोक देते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस को करने से रोक देते हैं, तो ऐसे काम करते हैं अपने एंटीजाइगोमेटिक्स, जाइगोमेटिक्स नहीं, एंटीजाइगोमेटिक्स। टाइमिंग क्या होगी, यूज्ड आफ्टर गैस हैज ऑलरेडी फॉर्म। तो अगर गैस ऑलरेडी बन गई हमारे पेट में या एनिमल के पेट में, तो उस टाइम उसके बाद क्या देंगे हम, कार्बोनेटिव्स। ये तब देते हैं जब गैस बनने से हमें पहले ही रोकना हो, तो उसको एंटीजाइगोमेटिक्स देंगे। यूज्ड इन सिंपल फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस मतलब हवा पेट में जैसे गैस बन जाती है, तो उस केस में क्या देते हैं हम, कार्बोनेटिव्स देते हैं। एंटीजाइगोटिक्स को ब्लोट के केस में देते हैं ताकि ज्यादा जो है अफारा ना बने। एग्जाम्पल क्या होंगे कार्बोनेटिव्स का, मिक्सचर भी बना देते हैं, जैसे जिंक जेल और एसोफोटिडा यानी कि जिसे हम हींग बोलते हैं, एनिसिड मतलब अलसी, इन सबको मिला के मिक्सचर भी बना देते हैं जो कि पिला देते हैं एनिमल को, ताकि उसके अंदर जो गैस वगैरह है वो ना बने। और जैसे दूसरा क्या हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल और फॉर्मेलिन क्लोरोफॉर्म।
ये एंटीजाइमोटिक्स हो गए जो कि फर्मेंटेशन को रोकते हैं, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल दे सकते हैं, फॉर्मेलिन दे सकते हैं, क्लोरोफॉर्म वाटर दे सकते हैं। बस इतना ही था। इसके अलावा कुछ जैसे आप खुद भी कर सकते हो, जैसे एमएनओगोगस है, या ये काफी डिफरेंसेस है, सिंपल सिंपल डिफरेंसेस है, वो आप एक बार अगर ये सब आप कर लेते तो उसके बाद कर लेना। ये एक बार बता देते हैं क्या चीजें होती है। माइड्रिएटिक्स और मियोटिक्स। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो ये है अपनी आई,